अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है खौफनाक कहानी रोलू का। और फिर एक रात नागना के पूरे शरीर में नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी महसूस होने लगी। पूरे घर में वो चकराने लगा था। रूपा उसके इर्द गिर्द मंडलाती रही और अपनी जुबान में उसे ढारस बंधाती रही। रूपा की बातों से उसे थोड़ा सुकून महसूस होता, फिर उसकी वही हालत बेचैनी वाली हो जाती। फिर एक वक्त आया कि वो लंबे लंबे सांस लेने लगा। सांस ऐसी थी कि जैसे वो फुंकार रहा हो। आज उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था, वो इसे समझने से बिल्कुल कासिर था। रूपा इस कैफियत को बखूबी समझती थी। वह चूंकि तजुर्बाकार थी और अक्सर नाकाबिले बर्दाश्त मराहिल से गुजर चुकी थी। रूपा समझ गई थी कि अब वो वक्त आन पहुंचा है कि नागना में रूप बदल शक्ति आ जाएगी, और जब अपनी उम्र को पहुंचकर किसी सांप में रूप बदल शक्ति आती है तो वो सांप इन्हीं हालात से दो चार होता है। रूपा बहुत खुश थी कि नागना भी अपना रूप बदल शक्ति पर काबू पा लेगा और इस तरह उसके साथी में भी रूप बदल शक्ति आ जाएगी, और फिर बरसों से अपने दिल में पोशीदा ख्वाहिशात का इजहार नागना से कर सकेगी। रात के कोई 4 बजे थे कि अचानक नागना की फुंकार से जैसे गार के दरो दीवार लरस कर रह गई। नागना लंबे लंबे सांस लेने लगा। ऐसा लगता था कि अब नागना का आखिरी वक्त आन पहुंचा है। रूपा उसके बहुत करीब थी कि नागना उलट पुलट होने लगा। ये देखकर रूपा चंद कदम दूर हट गई। नागने ने फिर एक जबरदस्त फुंकार मारी और फिर तो वो मुसलसल फुंकारी मारने लगा कि अचानक उसके करीब दूध या धुआं सा फैल गया, और फिर वो सारा धुआं उसके नाक के नथनों के रास्ते उसके जिस्म में उतरने लगा। उस वक्त नागना बिल्कुल बेसुध पड़ा था। उसमें हरकत करने की ताकत भी ना थी। फिर नागना की जबरदस्त फुंकार सुनाई दी और उसके बाद गाढ़ा गाढ़ा धुआं नागना की नाक से बाहर को निकलने लगा। फिर नागना की नाक से सुनहरी किरणें निकलने लगी। फिर वो सुनहरी किरणें एक जगह जमा होती रहीं। इसके बाद एक वक्त आया कि उसकी नाक से सुनहरी किरणें निकलना बंद हो गईं। फिर वह तमाम किरणें 2 हिस्सों में बढ़कर नागना की दोनों आंखों में अंदर समा गईं। फिर एक मर्तबा नागना की जबरदस्त फुंकार सुनाई दी। इसके बाद नागना बिल्कुल साकित हो गया और फिर सुबह का उजाला हरसू फैल गया। सुबह के वक्त रूपा एक प्याले में नागना के लिए दूध लेकर आई और प्याला नागना के करीब रख दिया। चंद लम्हे बाद नागना की दोनों आंखें खुल गईं और फिर देखते ही देखते नागना रूप बदलकर इंसानी रूप में आ गया। नागना हैरत से चारों तरफ देख रहा था और साथ ही साथ अपने वजूद को भी भरपूर नजरों से देखने में मुनहमिक था। फिर उसकी नजरें रूपा पर ठहर गईं तो रूपा मुस्कुराती हुई बोली, अब मैं तुम्हारा नाम शंकर रखती हूँ। आज के बाद तुम नागना नहीं बल्कि मेरे लिए शंकर हो। तुम्हारा नाम शंकर है और मैं तुम्हें शंकर के नाम से ही पुकारूंगी। तुम्हें नई शक्ति की बधाई हो। आज से तुम इच्छाधारी नाग हो और मैं तुम्हारे सामने इच्छाधारी नागिन हूँ। हमारा परिवार आगे बढ़ेगा और हम हमेशा एक दूसरे के दुख सुख के साथ रहेंगे। और हाँ, याद आया, आज रात हम दोनों ने नाग देवता के मंदिर में जाना है। मंदिर में नाग देवता पधारेंगे और हम दोनों बल्कि खास तौर पर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। और हाँ, अब तुम प्याले में मौजूद सारा दूध पी लो। दूध पीते ही तुम्हारे जिस्म में कुछ तवानाई आएगी। ये सुनते ही शंकर ने प्याले में मौजूद सारा दूध पी लिया और बोला, तुम्हारे हुक्म के मुताबिक मैंने सारा दूध पी लिया। अब तुम जाओ, मैं आराम करता हूँ। और फिर रूपा गार से बाहर निकलती चली गई। चंद मिनट में वो गार में पहुंच गई। सारे सांप उसके इंतजार में थे। रूपा गार में पहुंची और तमाम सांपों से मिलने के बाद फिर वापस अपने गार में आ गई जहां शंकर आराम कर रहा था। रात का अंधेरा फैलने के बाद रूपा और शंकर ने नाग मंदिर में जाना था। अभी वो जाने का सोच ही रहे थे कि एक शफीक आवाज सुनाई दी, मैं नाग देवता बोल रहा हूँ। मेरे सेवक, गौर से मेरी बात सुनो। आज रात तुम दोनों नाग मंदिर में मत आना, क्योंकि आज नाग मंदिर में चंद सेवक रात गुजारेंगे। इसलिए तुम दोनों का मंदिर में आना ठीक नहीं और तुम दोनों को आशीर्वाद देना भी जरूरी है। लिहाजा मैंने फैसला किया है कि तुम दोनों नागों के गार में पहुंच जाओ। मैं उसी गार में आकर खास वक्त पर आशीर्वाद दूंगा। जी नाग देवता, मैं समझ गई। मैं शंकर को लेकर गार में पहुंच जाऊंगी, रूपा बोली और फिर खामोशी छा गई। रात का अंधेरा फैलने से पहले पहले शंकर के साथ रूपा गार में पहुंच गई। रूपा और शंकर को देखकर सारे नाग नागिना छंबे में पड़ गए, क्योंकि इससे पहले कभी भी रूपा इस समय गार में नहीं आई थी। अपनी मखसूस चाल से चलती हुई गार में मौजूद चबूतरे पर चढ़ गई। उसके साथ शंकर भी था। सारे सांप रूपा और शंकर के सामने सर झुकाए खड़े थे। इतने में रूपा ने इंसानी रूप धार लिया। इसके बाद शंकर ने भी इंसानी रूप धार लिया। रूपा ने सारे सांपों से शंकर का तारुफ करवाया और तफसील से बताया कि जो नया मेहमान आया था उसके मुतालिक सबको मालूम था। ये वही मेहमान है जिसने अपनी उम्र पूरी करने के बाद कल रात में इसके अंदर रूप बदलने की शक्ति आ गई है, और ये सब नाग देवता के वरदान देने से ऐसा हुआ है और नाग देवता के ही हुक्म से हम दोनों इस वक्त यहाँ आए हैं। थोड़ी देर में नाग देवता भी यहाँ आने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि नाग देवता का जबरदस्त तरीके से स्वागत करें। स्वागत ऐसा होना चाहिए कि नाग देवता हमसे ज्यादा खुश रहें।
रूपा की बात सुनकर उस वक्त गार में जितने भी सांप थे सबने हामी भर ली। इसके बाद चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक गार में सुनहरी रोशनी फैल गई। इसका मकसद था कि नाग देवता की आमद है। सुनहरी रोशनी को देखकर शंकर, रूपा और सारे सांप तैयार हो गए नाग देवता के स्वागत के लिए। अब सुनहरी रोशनी के साथ साथ सुनहरा धुआं भी उठने लगा। फिर चंद लम्हे गुजरे कि सुनहरा धुआं ज्यादा गहरा हो गया और वो धुआं एक मखसूस जगह पर चकराता रहा। फिर धुआं छटा तो एक बहुत ही खूबसूरत तख्त पर नाग देवता विराजमान था। नाग देवता पर नजर पड़ते ही सारे सांपों ने अपनी जुबान में नाग देवता के नाम का नारा बुलंद किया। रूपा और शंकर एक तरफ खड़े थे और दोनों आदाब बजा लाते हुए झुके हुए थे। इतने में नाग देवता की आवाज पूरे गार में गूंजी, मेरे तमाम सेवक, मैं तुम सबका स्वागत करना कबूल करता हूँ। अब तुम सब अपना सर ऊपर को उठाओ। ये सुनते ही सारे सांप नजर भरकर नाग देवता को देखने लगे। नाग देवता के होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार थी। फिर नाग देवता की आवाज सुनाई दी, शंकर तुम्हें रूप बदल शक्ति की बधाई हो। रूपा तुम्हें भी बधाई हो। तुम्हारी खुशी में मैं भी खुश हूँ। तुमने एक तवील अरसे तक बहुत ज्यादा कष्ट उठाया है। रूपा और शंकर, मैं तुम दोनों की सुख शांति के लिए तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। मेरी इच्छा है कि तुम दोनों का परिवार फले फूले। तुम सब हर लम्हे सुख शांति से रहो। तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना कि तुम्हारे किसी साथी को तुमसे शिकायत ना हो। प्यार मोहब्बत में बहुत शांति है। प्यार मोहब्बत से बढ़कर कुछ भी नहीं। लड़ने झगड़ने में सिवाय नुकसान के कुछ नहीं। जब हर तरह के जानदार आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो बहुत शक्तिशाली होते हैं। अपनों से अलग रहने में हमेशा नुकसान होता है और ऐसी सूरत में वो कमजोर होता है। फिर नाग देवता ने रूपा और शंकर को अपने करीब बुलाया तो दोनों ने झुककर नाग देवता के चरण छुए तो नाग देवता ने उनके सर पर अपना हाथ फेर कर आशीर्वाद दिया। फिर बोले, अच्छा अब मैं चलता हूँ। और ये बोलकर नाग देवता चले गए। फिर रूपा और शंकर की नई जिंदगी का आगाज हो गया। उधर मालूता के वीर रोलुका को आतिशफिशां के उबलते और दहकते हुए लावे में डालकर बहुत खुश थे। उन तमाम वीरों की खुशी दीदनी थी। रोलुका को उबलते हुए लावे में डालकर इस पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि वो करीब से एक बहुत बड़ी चट्टान को उठा लाए और खुले हुए थाने के मुंह पर रख दिया, क्योंकि उन्हें शक था कि रोलुका कहीं आतिशफिशां से भी निकलकर भाग ना जाए। सारे वीर जब बिल्कुल मुतमईन हो गए तो उन्होंने फैसला किया कि अब यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि रोलुका का खात्मा हो चुका था। और फिर तमाम वीरों का जत्था एक जगह चल पड़ा और पलक झपकते ही सारे वीर विच डॉक्टर मालूता के सामने हाजिर हो गए। मालूता ने हर एक वीर पर भरपूर नजर डाली। तमाम वीरों के चेहरे अपनी कामयाब कारकर्दगी की बिना पर जैसे चमक रहे थे। लगभग उस जगह 50 वीर थे। मालूता ने हर एक की आंखों में झांका, मगर एक की भी नजर में शक का शायबा तक न था। फिर सबसे आखिर में वीरों के सरदार के पास पहुंचा और मुस्कुराते हुए पूछा, नाजूना, अपनी और अपने साथियों की कारकर्दगी बता। क्या तुम सब ने मेरे हुक्म के मुताबिक मेरे सबसे बड़े दुश्मन रोलुका का वाकई खात्मा कर दिया? क्या तुम सब कामयाब लौटे हो या फिर इसमें कोई शक शुबा है? और तुम सब कान खोलकर सुन लो, अगर दुश्मन बच गया होगा तो मैं हर एक को जलाकर भस्म कर दूंगा, क्योंकि अगर दुश्मन बच गया होगा तो वो जख्मी नाग की सूरत में मुझ पर हमलावर होगा और फिर जो होगा उसका तसव्वुर भी कोई नहीं कर सकता। मालूता की बात सुनकर नाजूना वीर बोला, विच डॉक्टर, आप बिल्कुल फिक्र न करें। हम तमाम वीर अपनी अपनी जगह मुतमईन हैं। वजह यह है कि हमने मंसूबे के तहत आपके दुश्मन को हमेशा हमेशा के लिए इबरतनाक अजियत से दो चार करके आतिशफिशां के उबलते और दहकते हुए लावे में डाल दिया, बल्कि एक बहुत ज्यादा वजनी चट्टान जो कि जसामत में अपनी मिसाल आप थी, उसे उठाकर धाने के मुंह पर रख दिया। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि आपका दुश्मन रोलुका किस तरह बच सकता है। जो कुछ भी हुआ हम सब ने अपनी आंखों से देखा। अब आप खुशियां मनाएं। अब आप बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। हमारे ख्याल में अब आपका कोई दुश्मन ऐसा नहीं जो कि आपके सामने ठहर सके। और हाँ, आपको तो याद होगा कि आपने एक वादा किया था। कैसा वादा? मालूता फौरन बोल पड़ा, विच डॉक्टर, आपने वादा किया था कि हम कामयाब लौटेंगे तो आप हमें कवारी लड़कियों का ताज़ा लहू पीने को देंगे। मुझे याद आ गया, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा, मगर जरा छुरी के नीचे दम तो लो। 2-3 रोज अपने दुश्मन का इंतजार तो कर लूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम सबको धोखा देने में कामयाब हो गया हो और इस सूरत में वो मेरे सामने आ जाए और फिर नाकाबिले तलाफी नुकसान से दो चार कर दे। मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। अगर दुश्मन की किसी हलचल का पता ना चला तो मेरे आस्ताने पर नाकाबिले फरामोश जश्न होगा और उस जश्न में मेरे तमाम दोस्त अहबाब शरीक होंगे। मालूता यहाँ तक कहकर खामोशी हुआ था कि एक बीर की फलक शगाफ चीख सुनाई दी और फिर उस जगह मौजूद सारे बीर और मालूता उसे फटी फटी आंखों से देखने लगे। चीखने वाली बीर की दोनों आंखें बाहर को उबल पड़ी थीं और उसके दोनों कानों से 2 खतरनाक और भयानक सांप कान से थोड़ा बाहर निकलकर अपनी जुबान लहरा रहे थे
और फिर देखते ही देखते उस भीड़ का जिस्म बढ़ने लगा था, मजीद बढ़ता ही जा रहा था। उसकी फलक शगाफ चीख कुर्बा जवार को दहलाई दे रही थी। सारे भीड़ सहमे हुए टिकटिकी बांधे विच डॉक्टर मालूता की तरफ देख रहे थे। फिर उस भीड़ की जुबान बाहर को निकली और लंबी होती हुई कोई 1.5 फुट लंबी हो गई। फिर इस तरह हो गई कि जैसे किसी ने उसे दरमियान से काटकर 2 हिस्सों में बांट दिया हो। वहां पर जो 50 भीड़ मौजूद थे, 49 भीड़ तो थे ही अजीबोगरीब खौफनाक शक्ल के, मगर उन सबसे ज्यादा खौफनाक वो भीड़ लग रहा था। उस भीड़ के मुंह से अब आवाज ऐसी निकल रही थी कि सब सहम गए थे। वो बराबर चीख रहा था, आका आका मैं मर रहा हूँ, आका मुझे बचा लो, अरे मैं मर गया, ओ मेरी जुबान, मेरे कान, ओ मेरी आंखें, और ना जाने क्या क्या बक रहा था। और मालूता अपनी जगह जैसे साकित होकर रह गया था। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो अपनी जिंदगी में ऐसे अजियतनाक और खौफनाक मसले से दो-चार न हुआ था। मालूता अपनी सारी चौकड़ी भूल गया था। भीड़ का जिस्म बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था कि अचानक मालूता अपना सीधा हाथ भीड़ की तरफ करके जोर से चीखा, जानूना जानूना, और फिर उसके हाथ से जबरदस्त चिंगारियां निकलने लगीं। वो चिंगारियां उस भीड़ की तरफ बढ़ने की बजाय उसके बराबर में जमा होने लगीं, और फिर देखते ही देखते चिंगारियों ने एक ठोस शक्ल इख्तियार कर ली। अब वहां एक रोशन हैवला खड़ा था। मालूता की आवाज फिर गूंजी, जानूना ये सब क्या हो रहा है, जल्दी बता, फौरन बता। फिर खौफनाक शक्ल जानूना के होंठ हिले, विच डॉक्टर तुम्हारी तरफ बेशुमार खूनी बलाएं बढ़ रही हैं, जितनी जल्दी हो सके अपने लिए कोई उपाय करो, वरना तुम्हारी जान नहीं बच सकती। ये बलाएं क्यों आ रही हैं और कहां से आ रही हैं ये मैं जानने से कासिर हूं। और ये बोलते ही जानूना नजरों से गायब हो गया। फिर विच डॉक्टर मालूता की खुरखुराती हुई आवाज सुनाई दी, कोई बात नहीं मेरे दुश्मन, मैं तुझे पाताल से भी खींच लाऊंगा। और फिर अचानक मालूता के जहन में ये बात आई कि क्यों ना मैं किसी और भीड़ से दुश्मन रोलुका के मुतल्लिक मालूम करूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोलुका इन तमाम भीड़ों को चकमा देने में कामयाब हो गया हो और इनको शुबा तक न हुआ हो। और फिर उसने मुंह ही मुंह में कोई मंत्र पढ़कर अपने दोनों हाथों पर फूंक मारी और साथ ही साथ ताली बजाने लगा। मालूता अब बिल्कुल अनोखे अंदाज में ताली बजा रहा था और उसके सामने 50 वीर सर झुकाए खड़े थे। उनमें वो वीर भी था जिसका जिस्म काफी बढ़ चुका था और उसकी शक्ल बहुत खौफनाक हो गई थी। ताली बजाते हुए अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि फिजा को दहलाती हुई बहुत दहशतनाक आवाज सुनाई दी, आका आपका गुलाम अबाशा हाजिर है, हुक्म करें। यह सुनकर रोलुका बोला, अबाशा मैं इस वक्त कष्ट में पड़ गया हूँ। मेरे एक दुश्मन ने मुझे जरा परेशान कर दिया है। मैंने उसकी सरकोबी के लिए 50 वीर भेजे थे और बकौल इनके ये कामयाब लौटे हैं। इन्होंने दुश्मन जिसका नाम रोलुका है उसे उठाकर आतिश फिशां के उबलते और दहकते हुए लावे में डाल दिया और साथ ही आतिश फिशां के खुले धाने पर बहुत वजनी चट्टान रखा है। मगर वो सामने देख एक वीर की हालत अचानक दगरगू हो गई है और उसकी हालत मजीद खराब से खराबतर होती जा रही है। अबाशा मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि तू जल्दी से मालूम कर के सामने वीर की हालत खराब करने में किसका हाथ है और ये भी मालूम करके बता कि मेरा दुश्मन रोलुका किस हाल में है और कहाँ है, या ऐसा तो नहीं कि वो तमाम वीरों को धोखा देकर कहीं रुपोश हो गया हो। और फिर पलक झपकते ही अबाशा वहां से गायब हो गया। फिर अचानक फलक शगाफ चीख उस वीर के मुंह से निकली जिसकी हालत खौफनाक हो गई थी और फिर वो खड़े खड़े जमीन पर धंसने लगा और कुछ लम्हे में वो पूरे का पूरा जमीन में इस तरह धंस गया कि जैसे कोई दलदल में धंस जाता है और उसका नामो निशान मिट जाता है। और बिल्कुल इस तरह का वाकया उस वीर के साथ पेश आया था और फिर थोड़ी देर में वो फर्श अपनी जगह बिल्कुल हमवार हो चुका था। ना वीर के धंसने का कोई निशान और ना ही जमीन के फटने का कोई निशान था। इस वाकये ने 49 वीरों को दहला कर रख दिया और साथ ही साथ विच डॉक्टर मालूता पर लर्जा तारी हो गया। मालूता की अपनी अंदरूनी कैफियत बहुत ज्यादा खराब थी और फिर उस पर शर्मिंदगी का भी बोझ था कि वो अपने एक ताकतवर वीर को बचा नहीं पाया और वो वीर बहुत ही अजियत में मुब्तला होकर जमीन में धंस गया था। इतने में सामने गाढ़ा गाढ़ा धुआं उठा और एक जगह जमा हो गया। फिर जब वो धुआं छटा तो खौफनाक शक्ल अबाशा नजर आया। उसे देखकर मालूता फौरन उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया और बोला, अबाशा जल्दी बता क्या मालूम करके आया है और खास तौर पर मेरे दुश्मन के मुतल्लिक बता वो किस हाल में है। ये सुनकर अबाशा बोला, आका मेरी मालूमात के मुतल्लिक रोलुका का अब इस दुनिया में कोई नामो निशान नहीं और जब वो कहीं है ही नहीं तो इसका मतलब है कि उसका खात्मा हो गया है। तमाम वीरों पर शक करना अकलमंदी नहीं, इनकी कारकर्दगी साफ और शफाफ है। और रहा दूसरा मामला उस वीर का जिसकी हालत दगरगू हो गई थी और जहां तक मुझे मालूम हुआ है कि वो उसी हालत में जमीन के अंदर धंस गया है तो उसके मुतल्लिक मेरी मालूमात सिफर है। कोशिश के बावजूद भी मैं मालूम ना कर सका कि वो इस हाल को क्यों कर पहुंचा। मुझे उसके बारे में सिर्फ इतना ही मालूम हुआ कि वो धुएं में लिपटा पड़ा था और मुझे जहां तक शक है कि जिसने भी उसे इस हालत तक पहुंचाया है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, आपसे भी ज्यादा। और ये कहकर अबाशा गायब हो गया।
अबाशा के गायब होते ही मालूता बीरों की तरफ मुतवज्जा हुआ और बोला, अब तुम लोग जाओ और मेरे हुक्म का इंतजार करो। ये सुनते ही सारे बीर वहां से गायब हो गए। जब तमाम बीर गायब हो गए तो मालूता अपनी जगह बैठ गया और अपने माथे पर हाथ मारने लगा। ऐसा लगता था कि वो परेशानी के आलम में कोई अहम मंसूबे के मुतालिक सोच रहा है। फिर वो लंबे लंबे सांस लेने लगा। उसकी आंखें बंद थीं। फिर उसने आंखें खोल दी और सामने किसी चीज पर उसकी आंखें मरकूज हो गईं। सामने फर्श पर 1 फुट लंबी और एक पतली काली लकड़ी की छड़ी पड़ी थी और उस छड़ी के सिरे पर कोई 2 इंच लंबा चौड़ा चमकता हुआ सितारा मौजूद था। मालूता ने वो छड़ी उठाई और बगौर उसका जायजा लेता रहा और फिर उसकी आंखें चमकने लगीं। उसने छड़ी को ऊपर उठाया और फिर मुंह ही मुंह में कोई मंत्र पढ़कर छड़ी पर फूंक मारी तो सितारे में से चिंगारियां निकलकर लहराने लगीं। फिर उसने छड़ी का रुख सामने दरवाजे की तरफ कर दिया तो लहराती हुई चिंगारियां दरवाजे से बाहर जाने लगीं। चंद लम्हे ऐसा होता रहा। इसके बाद सितारे से चिंगारियां निकलना बंद हो गईं और फिर एक बहुत ही खूबरू नौजवान दरवाजे से अंदर आया और मालूता के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। फिर उसकी आवाज़ सुनाई दी, आका आपने मुझे याद किया, हुक्म करें मेरे लायक कोई खिदमत। मन काला, मैंने तुझे एक बहुत अहम काम के लिए बुलाया है। कुछ ऐसा मामला दरपेश आ गया है कि तेरी ज़रूरत पड़ गई है। ये सुनकर मन काला बोला, आका मैं अपनी और आपकी अहमियत को बखूबी जानता हूँ और ये भी मुझे मालूम है कि आपकी नज़र में मैं कितना अहम हूँ। आप हुक्म करें ताकि मैं वो हुक्म बजा लूँ। फिर मालूता बोला, एक दुश्मन ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। मैंने 50 बीर उसकी सरकोबी के लिए भेजे थे और उन बीरों का कहना है कि उस दुश्मन का खात्मा कर दिया गया। उन बीरों के अलावा भी मैंने अपने एक और बीर जो कि ताकत में अपनी मिसाल आप है उसे भी बुलाकर तस्दीक कर चुका हूँ और उसका भी कहना है कि उसका खात्मा हो गया है। दुनिया के किसी भी कोने में उस दुश्मन का वजूद नजर नहीं आ रहा और जब उस दुश्मन का खात्मा हो गया है तो कुछ नादीदा कुव्वतें मुझे परेशान कर रही हैं और मेरे सामने खड़े हुए एक बीर की हालत गैर हुई और फिर देखते ही देखते वो बीर जमीन में धंसता चला गया। अबाशा बीर का कहना है कि वो नादीदा दुश्मन बहुत ही शक्तिशाली है और उससे बचने के लिए मुझे बहुत अहम कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन अबाशा ये बताने से कासिर है कि वो दुश्मन है कौन, कहाँ है। इसलिए मैंने तुझे हाजिर किया है और तूने यही पता करना है कि वो कौन है जो दुश्मनी पर उतर आया है। और जब मेरा दुश्मन रोलुका जिसका खात्मा हो चुका है, अब उसके बाद कौन सा नया दुश्मन सामने आ गया है जो कि मुझे चैलेंज कर रहा है, वो कौन है और कहाँ है। तू जा और फौरन ये मालूम करके आ ताकि मैं कोई हतमी फैसला कर सकूं। मैं उस दुश्मन को किसी भी हाल में छोड़ूंगा नहीं। मालूता की बात सुनकर मन काला बोला, आका मैं जाकर मालूम करके फौरन आता हूँ, आप बेफिक्र रहें। मैं गया और यूं आया और ये बोलकर मन काला नजरों से ओझल हो गया। मन काला के गायब होते ही मालूता के होंठों पर गहरी मुस्कुराहट नमूदार हो गई और फिर उसने लंबा सांस खींचा और उसकी आवाज सुनाई दी, दुश्मन तेरी तो ऐसी की तैसी, मैं तो तुझे पाताल से भी निकाल लाऊंगा। दरअसल अभी तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। जिस तरह रोलुका का मैंने खात्मा कर दिया उससे भी भयानक मौत से तुझे हमकनार करूंगा। सितारे वाली छड़ी अभी भी उसके हाथ में थी और वह छड़ी को घुमा रहा था। ऐसा करने से मनकाला को वो गाइड कर रहा था क्योंकि मनकाला उस छड़ी के जेर असर था। मनकाला इतना ताकतवर था कि मालूता के दीगर सैकड़ों वीर भी उसके आगे हीच थे। मनकाला वैसे देखने में साफ शक्ल का खूबरू नौजवान था। आम वीरों की तरह उसकी शक्ल खौफनाक न थी मगर ताकत में वो सबसे बड़ा था। कोई 2 मिनट ही गुजरे थे कि मालूता के सामने मनकाला हाजिर हो गया। अब उसकी शक्ल बहुत ही भयानक हो गई थी और उस पर मर्दनी छाई हुई थी। आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थीं। मनकाला को देखकर मालूता खुद भी अंदरूनी तौर पर सहम गया। वो समझ गया कि मनकाला नाकाम लौटा है। इतने में मनकाला की आवाज सुनाई दी, आका मैंने दुनिया के चारों सिमत आसमान की वुसअतें और जमीन के पाताल में भी आपके नादीदा दुश्मन को ढूंढा मगर आपका नादीदा दुश्मन नजर नहीं आया। आपके दीगर वीरों ने जो खबर दी है वो बिल्कुल ठीक है। रोलुका नाम का दुश्मन अब कहीं भी नहीं, उसका वजूद मिट चुका है और जो वीर जमीन में धंस गया है उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, किस ताकत के तहत वो इस इंजाम से दो चार हुआ, ये भी मालूम ना हो सका। आका मैं चलता हूँ और मेरा मशवरा है कि अब आप शैतान आका से राब्ता करें और हो सकता है कि शैतान आका कोई मौसर तदबीर बता सकें। और ये बोलकर मनकाला गायब हो गया। मनकाला की बात सुनकर मालूता चौंक उठा और उसने सोचा मनकाला की बात ठीक लगती है। मैं शैतान आका की खिदमत में हाजिर होकर सारे मसले का हल मालूम करता हूँ और शैतान आका फटाफट सारे मसले का हल बताएंगे। और फिर दौड़ता हुआ मालूता तहखाने में पहुंच गया जहाँ शैतान का बहुत बड़ा बुत था। शैतान के बुत के सामने पहुंचते ही मालूता ने स्टैंड पर बड़ा तेज खंजर उठाया और अमल पढ़ते हुए अपने उल्टे हाथ की छोटी उंगली पर कट लगाया तो उंगली से खून के कतरे निकलने लगे। तो उसने अपनी उंगली का रुख शैतान के कदमों की तरफ कर दिया। खून के कतरे शैतान के कदमों में गिरने लगे। मालूता साथ ही साथ मुंह ही मुंह में कोई अमल भी पढ़ता जा रहा था। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि जहां उंगली से खून के कतरे गिरे थे
वहां शोला सा लपका और शैतान के बुत की आंखों से चिंगारियां निकलकर तहखाने में फैल गईं। इसका मतलब यह था कि शैतान आ गया था। इसके बाद शैतान की गूंजदार आवाज सुनाई दी, मालूता क्या बात है? तूने खूनी अमल करके मेरे आराम में खलल डालकर मुझे आने पर मजबूर किया। तू क्या चाहता है और क्यों आया है? यह सुनकर मालूता सजदारेज हो गया। आका, मैं आता नहीं, मगर मेरी मजबूरी मुझे आपके चरणों में खींच लाई। मेरा एक दुश्मन जिसका नाम रोलुका था, उसे मेरे वीरों ने खत्म कर दिया, जिसकी मैंने तस्दीक भी कर ली है। और अब रोलुका का वजूद वाकई खत्म हो चुका है। रोलुका के बाद मेरा और कोई दुश्मन नहीं, मगर अब ना जाने क्या मसला है और वो कौन है जो मेरे दिन का चैन और रात का सुकून बर्बाद कर रहा है। मेरे तमाम वीर बेदस्तोपा हो चुके हैं। आका, मेरी मदद करें और इसका कोई हल बताएं, और ये भी बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है और वो कौन है जो ऐसा कर रहा है। अब तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मेरी जान के लाले पड़ गई हैं। मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक बलि चढ़ाऊंगा। आपका हुक्म सर आंखों पर, मुझ पर रहम करें। और ये बोलकर मालूता खामोश हो गया। शैतान की आवाज गूंजी, मालूता, तूने मेरी जितनी खिदमत की उसके बदले मैंने कहीं उससे बढ़कर तुझे शैतानी शक्ति दी। तू सोच भी नहीं सकता मेरी अनायात का। मगर मैंने तेरे साथ बुखल से काम नहीं लिया। मगर मालूता, तूने मेरी दी हुई शक्ति के बलबूते पर मेरे सबक और मेरी खुशी का प्रचार नहीं किया, बल्कि तूने अपनी अयाशी शुरू कर दी, अपनी ताकत और अपनी शक्ति का प्रचार शुरू कर दिया। इसके बावजूद भी मैंने तुझे नहीं रोका। अगर मैं चाहता तो तुझसे अपनी दी हुई शक्ति छीन सकता था, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तूने मेरी जो खिदमत की और मेरा हुक्म शुरू में जो माना, तो मैंने खुश होकर अपना एक खास कारिंदा तेरे हवाले कर दिया। वो कारिंदा था मनकाला। मैंने तुझे बार बार मना किया था कि तेरे पास काली ताकतें हैं, तो भूलकर भी सफेद ताकतों से न टकराना, बल्कि हमेशा कोशिश करना कि तुझ पर सफेद ताकतों की परछाई तक न पड़ने पाए। मगर ताकत के गरूर में तू कई मर्तबा सफेद ताकतों की राह में आ गया, तो फौरन मैंने तुझे उन ताकतों के रास्ते से हटा दिया और इस तरह तू बचता रहा। लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज ना आया। तेरे चक्कर में मैं औरों का तो सत्यानाश नहीं कर सकता। तू अपनी ताकतों को बरूए कार लाते हुए अपनी हिफाजत कर। अभी तो तेरे पास बेशुमार वीर हैं, उनसे काम ले, मगर जोश से नहीं बल्कि होश से। अभी भी तू बहुत ताकतवर है। ठंडा करके खा, गरम गरम खाएगा तो मुंह जल जाएगा। अब काली रातें शुरू होने वाली हैं, और ये तो तुझे मालूम है कि जब काली रातें शुरू होती हैं तो मेरी मसरूफियात बढ़ जाती हैं। वैसे मेरी आशीर्वाद तेरे साथ है, घबरा नहीं और अपने महावीर नाजूना से काम ले। मेरे वीर मनकाला को ज्यादा तंग न करना। और ये बोलकर शैतान खामोश हो गया। जैसे ही शैतान बुत की आंखों से चिंगारियां निकलना बंद हो गईं, तो मालूता समझ गया कि शैतान आका जा चुके हैं, और फिर वो तहखाने से बाहर आ गया। तहखाने से आकर वो अपनी मखसूस जगह पर बैठ गया। उसके दिमाग में सोच के आंधी तूफान से भी बढ़कर झक्कड़ चल रहे थे। उसे किसी पल चैन नहीं मिल रहा था। मालूता ने नाजूना को बुलाने का अमल पड़ना शुरू कर दिया। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि आस्ताने के कोने में धुआं उठना शुरू हुआ और वो धुआं जमा होने लगा। फिर देखते ही देखते धुआं छटा। नाजूना अपनी तमाम तर खबासतों और खौफनाकियों के साथ हाजिर हुआ। वो बोला, आका, आपने मुझे बुलाया, आप हुक्म करें। यह सुनकर मालूता बोला, शैतान आका ने तेरा नाम बताया था कि नाजूना के जिम्मे ये काम लगा दो, ये काम नाजूना कर देगा। मालूता बोला, नाजूना, तूने ये काम करना है और बड़ी जिम्मेदारी से करना है, और अपने साथ तू जितना चाहे वीरों को ले जा और पता करके वो दुश्मन कौन है जिसने मेरे नाक में दम कर रखा है। और ये तो तू देख ही चुका है कि तुझ समेत हम सबके सामने वो वीर पूरे का पूरा जमीन में धंस गया। अगर दुश्मन नहीं पकड़ा गया तो ये भी हो सकता है कि तुम सबकी खैर नहीं। अगर तुझे पाताल में भी जाना पड़े तो चला जा और दुश्मन को नीस्तो नाबूद कर दे। ये बातें हो रही थी कि अचानक नाजूना के साथ आए हुए वीरों में से दो वीर अपना गला पकड़कर फलक शगाफ आवाज में चीखने लगे। दोनों वीरों की आंखें अंगारा बनी बाहर को उबल पड़ी थीं और वो चीखने में मसरूफ थे। ऐसा लगता था कि कोई नादीदा कुव्वत उनके गले को दबा रही है। दोनों वीरों के अपने हाथ उनके गले पर थे और अंदाज से लग रहा था कि उस नादीदा कुव्वत से अपने गले को आजाद कराने के लिए जोर लगा रहे थे। मगर नादीदा कुव्वत की गिरफ्त बहुत ज्यादा सख्त थी। पास खड़े दूसरे वीर और नाजूना पर जैसे लर्जा तारी था। वो सहमे हुए इस तरह खड़े थे कि कहीं वो नादीदा कुव्वत उनकी गर्दन न दबोच ले। मालूता की टांगें कपकपा रही थीं। उसकी हालत बड़ी गैर हो रही थी। उसमें इतनी सख्त बाकी न थी कि वो कोई मंत्र पढ़ता या फिर उन वीरों के बचाव के लिए कोई उपाय करता। कि इतने में दोनों वीरों का वजूद अपनी अपनी जगह सुकड़ने लगा। यह अमल बड़ी तेजी से हो रहा था। उनका वजूद सुकड़ते सुकड़ते एक छोटी चिड़िया में तब्दील हो गया, जहां थोड़ी देर पहले दो लहीम शहीम खौफनाक शक्ल के वीर खड़े थे, लेकिन उनकी जगह दो छोटी छोटी चिड़ियां खड़ी सबको तासुफ भरी और खौफजदा निगाहों से देख रही थीं। फिर दोनों चिड़ियों के मुंह से एक साथ आवाज निकली, हाँ मालूता, अब बोल, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? बोल, जल्दी बोल। तू तो खुद को तुर्रम खान समझ बैठा था, किसी को खातिर में नहीं लाता था। देख लिया तूने अपने वीरों का हशर नशर।
अगर पकड़ सकता है तो पकड़ ले अपने दुश्मन को। और फिर वो दोनों चिड़िया मुर्दा हो गईं और फिर चशम जदन में दोनों के वजूद में आग लग गई और देखते ही देखते दोनों राख में तब्दील हो गईं। ये देखना था कि मालूता का पित्ता पानी होने लगा। उस पर बदहवासी तारी होती कि अचानक उसके मुंह से निकला, शैतान आका मेरी मदद करें। और इसके साथ ही वो चीखते हुए फिर बोला, जानूना अपने वीरों को लेकर फौरन आस्ताने का घेराव कर ले। मुझे लगता है कि हमारा नादीदा दुश्मन अभी यहीं कहीं है, जल्दी कर, देर होने से कहीं दुश्मन भाग ना जाए। और ये बोलकर बाबुलंद आवाज मंत्र पढ़ने लगा। उस पर खौफ तारी हो चुका था कि कहीं नादीदा वजूद मुझे ना दबोच ले और मैं बेमौत मारा जाऊं, क्योंकि चंद लम्हे पहले अपने 2 वीरों का हाल देख चुका था कि उसके 2 वीर राख में तब्दील हो चुके थे और वो भी उसके सामने उसके अपने आस्थाने में, जिससे साबित हो रहा था कि मालूता का मद्दे मुकाबिल उससे कहीं बहुत ज्यादा शक्तिशाली है कि लाख कोशिश के बावजूद भी मालूता अपने नादीदा दुश्मन के साया तक को न देख सका था। मालूता का महावीर नाजूना आनन फानन मालूता की बात सुनते ही आस्थाने के गिर्द अपने वीरों के साथ फैल चुका था। बल्कि यही नहीं, आस्थाने से दूर तक वो सारे वीर गर्दिश में थे और मालूता के नादीदा दुश्मन को तलाश कर रहे थे। मगर मालूता का नादीदा दुश्मन वाकई बहुत ही महान शक्ति वाला था। मालूता के सैकड़ों वीर आस्थाने से बाहर मालूता के नादीदा दुश्मन को ढूंढने में सरगर्दा थे और अंदर आस्थाने में मालूता अपने आका शैतान को गिड़गिड़ा कर अपनी मदद के लिए आवाजें दे रहा था और साथ ही साथ मंत्र भी पढ़ता जा रहा था, जिसके पढ़ने से आका शैतान तुरंत मुतवज्जा होता था। मगर आज मालूता का कोई भी अमल काम नहीं कर रहा था। ऐसा लगता था कि शैतान आज दानिस्ता तौर पर मालूता को नजरअंदाज कर रहा था, वरना कभी भी ऐसा न हुआ था। मगर आज मालूता के सारे अमलियात बेकार हो रहे थे। अमल पढ़ते पढ़ते अब तो मालूता चीखने लगा, शैतान आका, आका फौरन मेरी मदद करें, आका मुझे आपकी मदद की अशद जरूरत है, आका जल्दी आएं। ऐसा न हो कि मेरा दुश्मन मुझ पर हावी हो जाए और मुझे नाकाबिले तलाफी नुकसान से 2-4 कर दे। मैं आपके चरणों में 100 नारियों की बलि चढ़ा दूंगा, आका मुझे बचा लें, आका आका। मगर मालूता की अपनी आवाजें दीवारों से टकरा रही थीं। वहां उसकी सुनने वाला कोई भी ना था। उसका शैतान आका लगता था आज उसने अपने कानों को बंद कर लिया है। फिर मालूता ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई तो चौंक गया। सामने दीवार पर एक साया हरकत करता नजर आया तो बदहवासी की हालत में मालूता के मुंह से निकला, कौन है तू? तो साये ने जवाब दिया, रोलुका। ये सुनना था कि मालूता की सिट्टी गुम हो गई और उसके पूरे वजूद में एक अजीब सी सनसनाहट दौड़ गई और फिर उसे चंद लम्हे के लिए ऐसा लगा कि उसके जिस्म से जैसे जान निकल गई हो। मगर फिर उसने खुद को संभाला और ये सोचने लगा, ओह मैं भी कितना बदहवास हो गया हूँ, मुझ पर वहम ने अपना तसल्लुत जमा लिया है। ये किसी सूरत में मुमकिन नहीं कि रोलुका जिंदा हो। रोलुका को तो मेरी कारिंदों और वीरों ने दहकते हुए आतिश फिशा में झोंक दिया था। ये सोचते ही मालूता ने फिर नजर भरकर दीवार की तरफ देखा तो दीवार पर साया मुतहर्रिक था। दोबारा साये पर नजर पड़ते ही मालूता की गिग्गी बंद गई और फिर थूक निकलते हुए बोला, ओए कौन है तू? अरे साफ साफ बता कौन है और क्या चाहता है? ये सुनकर साये की आवाज सुनाई दी, मैं रोलुका हूँ और तेरी मौत चाहता हूँ। और फिर साया खामोश हो गया। मालूता की हालत ऐसी हो रही थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। फिर बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से आवाज निकली, ओए मुझे गीदड़ भभकी ना दे, तू रोलुका नहीं हो सकता। तू कहीं रोलुका को कोई वीर तो नहीं और मुझे डराने आ गया है? तू ठहर, मैं तेरा इलाज करता हूँ। और ये बोलकर मालूता ने अपनी जेब से एक छोटी सी हड्डी निकाली। वो हड्डी कोई 6 इंच के बराबर थी। मालूता ने हड्डी को बगौर देखा और फिर कुछ पढ़कर हड्डी पर फूंक मारी तो हड्डी में से हल्की चिंगारियां निकलने लगीं। इसके बाद मालूता ने हड्डी का रुख दीवार की तरफ कर दिया। अब मालूता की आंखों में अजीब तरह की चमक थी। मगर ये क्या? हड्डी से निकली चिंगारियां आगे को बढ़ते हुए दीवार से कोई 2 फुट के करीब जाकर रुक गईं। मालूता बार बार कुछ पढ़कर हड्डी पर फूंक मारता रहा, मगर हड्डी से निकलती चिंगारियां दीवार तक जाने से कासिर थीं। बार बार मालूता जंतर मंतर पढ़कर हड्डी पर फूंक मारता रहा, मगर मजाल है कि हड्डी से निकलती हुई चिंगारी दीवार तक पहुंच जाती। और फिर झिल्लाकर मालूता धाड़ा, ओए बता के तू कौन है? आवाज आई, मैं रोलुका हूँ। ये आवाज सुनते ही मालूता फिर धाड़ा, ओए किसी सूरत भी तू रोलुका नहीं हो सकता। तुझे तो मेरे वीरों ने आतिश फिशा में डाल दिया था, और वो भी देखते हुए आतिश फिशा में। फिर साये की आवाज सुनाई दी, मालूता ये गलत है कि तेरे वीरों ने मुझे जिंदा मुजस्सम दहकते हुए आतिश फिशा में झोंक दिया था। हाँ, मैं अपने वीरों को किसी सूरत भी झूठ नहीं मान सकता। मेरे वीर मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मेरे तमाम वीरों ने इस बात की तस्दीक की थी कि उन्होंने रोलुका को दहकते हुए आतिश फिशा में डाल दिया था, और फिर आतिश फिशा के मुंह पर एक बहुत बड़ी चट्टान भी रखती थी। क्या ये सब झूठ हो सकता है? मेरे वीर झूठे नहीं हो सकते। नाहिंजार तू रोलुका नहीं बल्कि तू कोई और है, और रोलुका का नाम लेकर मुझे डरा रहा है। जरा दम ले, मैं तेरी तबाही और बर्बादी के लिए
अपने आका शैतान को आवाज देता हूँ, तेरा भयानक अंजाम अब शैतान आका के हाथों होगा। और ये बोलते ही मालूता ने फिर ना जाने क्या पढ़कर हड्डी पर फूंक मारी और हड्डी का रुख ऊपर को कर दिया तो हड्डी में से चिंगारियां निकलकर ऊपर को उठी और फिर रोशनदान से बाहर को निकल गईं। मालूता के होंठों पर मायनी खेज मुस्कुराहट नमूदार हुई और फिर चंद लम्हे ही गुजरे थे कि बाहर को निकली हुई चिंगारियां वापिस आकर मालूता के सीधे हाथ में पैवस्त हो गईं तो मालूता की फलक शगाफ चीख निकल गई। ऐसा लगता था कि मालूता बहुत ज्यादा कर्बो अजियत में मुब्तला हो गया हो। और फिर अजियत के पेशे नजर मालूता जमीन पर बैठता चला गया और जोर जोर से हाँपने लगा। फिर साय की आवाज सुनाई दी, बेवकूफ मालूता, तेरा शैतान आका भी तेरा साथ छोड़ गया। तू अपनी दानिश्त में मुझे बहुत ही घामड़ समझ बैठा था। अरे बेवकूफ, मैं तेरी चाल से बाखबर था और दरअसल मैं तुझे अपनी ताकत दिखाना चाहता था। जब तेरे वीरों ने मुझे अपने शिकंजे में जकड़ा तो वो मैं खुद नहीं था, बल्कि तेरे वीरों ने मेरे वजूद की डम्मी को अपने शिकंजे में जकड़ लिया था और उन्होंने मेरा गुमान किया। तेरे वीर खुद भी बहुत बदहवास थे। वो खौफजदा और सहमे हुए थे कि कहीं उन पर उल्टा वार ना हो जाए और फिर वो आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ते चले गए और मेरी डम्मी को ले जाकर दहकते हुए आतिश फिशा में झोंक दिया। खैर, जो होना था वो तो हो गया और अब जो होना है उसका तू तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तेरा वजूद अब मखलूक खुदा के लिए बाइसे इबरत होगा। और फिर दिन का जब उजाला फैला तो रोलुका और मालूता के गांव के दरमियान लोगों ने देखा कि मालूता की मस्कशुदा लाश पड़ी थी। मालूता की लाश देखकर लोग खौफजदा थे। लोगों की जुबान पर था कि अच्छा हुआ इसने लोगों पर बहुत जुल्म कर रखा था। बुरे का अंजाम हमेशा बुरा होता है। लोगों ने सुख का सांस लिया और रोलुका अपने आस्थाने में बैठा लोगों के सवाल का हंसी खुशी जवाब दे रहा था। जब लोगों ने बताया कि जालिम मालूता का खात्मा हो गया है तो रोलुका सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, खस कम जहां पाक। चांद की जर्द रोशनी हर तरफ फैल रही थी। चांद को उभरे हुए अभी चंद ही लम्हे हुए थे और अब वो झील के उस पार चमक रहा था। सीमा जिस खड़ी अंदर दाखिल हुई, चांद की किरण ने आगे बढ़कर उसके बालों पर एक जर्द पीला जाल सा बुन दिया, लेकिन उसके उतरे हुए चेहरे पर जो चमक थी वो चांद की न थी बल्कि उससे खौफ अयां था। तुम कुछ परेशान हो? मैंने उसे घूरते हुए पूछा। हाँ, वो आहिस्ता से बोली। वो यकीनन एक भेड़िया था। मैंने मुंह से पाइप निकालकर हाथ में ले लिया, फिर आराम कुर्सी से उठता हुआ उसके करीब जा खड़ा हुआ। इस दौरान वो हाँपती हुई सी मुझे घूरे जा रही थी। मैं समझा नहीं, तुम क्या कह रही हो? वो खौफनाक भेड़िया था। जंगल में वो काफी दूर तक मेरा ताकुब करता रहा था। मुझ में हिम्मत न थी कि मुड़कर देखती कि उसने आहिस्ता से कहा। मैं उसके पंजों की आवाज सुन रही थी और फिर अचानक वो गुर्राया था और मैं भाग उठी। खूब। मैंने उसे घूरकर देखा। जवाब में उसने नजरें झुका ली। उसके चेहरे पर अब तक खौफ के आसार थे। कैबिन के करीब भेड़िया? मैंने उसे देखते हुए कहा। शायद तुम्हें यह मालूम नहीं कि इस इलाके के जंगलों में दूर दूर तक भेड़िया नहीं हैं। पिछले 20 साल से इधर कोई भेड़िया नहीं देखा गया। तुम्हें यकीन ना हो तो बूढ़े चौधरी की दुकान पर जाकर मालूम कर लो। अगर मैंने उसे देखा तो फिर वो भेड़िए का भूत होगा। सीमा ने झुकी झुकी नजरों के साथ कहा। मुझे उसकी सादगी पर भी हंसी आई और झुंझलाहट भी। अब तुम जाहिलों जैसी बातें कर रही हो, मैंने उसे झिड़का। अचानक उसने आंखें उठाकर मुझे देखते हुए कहा, तो वाकई तुमने कुछ नहीं सुना? वो गुज़िश्ता रात भी हमारे कैबिन के इर्द गिर्द मंडला रहा था। खूब, मैं तंजन बोला, मगर मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। फिर कुछ रुककर मैंने उसे समझाया। मेरा ख्याल है तुम मेरी लिखी हुई खौफनाक कहानियां बहुत ज्यादा पढ़ने लगी हो। चाय की प्याली को घूरते हुए सीमा ने कहा, मुझे हैरत है कि तुमने उस भेड़िए की चाल को कभी नहीं सुना और मुझे इस पर भी हैरत है कि जंगल में भी तुम्हें वो कभी नजर नहीं आया। क्या सचमुच? उसने मुझे घूर कर देखा। नहीं, मैंने संजीदगी से कहा, मैंने तो आज तक कोई भेड़िया यहाँ नहीं देखा। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे आने से 1 माह कबल ही यहाँ मुकीम हूँ ताकि अपना नॉवल सुकून से मुकम्मल कर सकूं। मुझे तो यहाँ ना कोई भूत दिखाई दिया, ना जिन, ना जानवर, ना भेड़िया। मगर मेरा ख्याल है मैंने एक बार जंगल में एक सुरख हाथ जरूर देखा था। मैंने आखिरी जुमला मजाक के तौर पर कहा। मेरा ख्याल था कि वो मुस्कुराएगी, मगर वो संजीदा ही रही। शायद मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर गलती की है, मैंने कहा। मेरा ख्याल था तुम दूर तक फैले हुए जंगल, वसी और इस झील और कोसों दूर दिखाई देने वाले पहाड़ियों के मनाजिर को बहुत पसंद करोगी। शहरों में रहने वाले ऐसे मनाजिर को तरसते रहते हैं, मगर मुझे ताज्जुब है, गोया तुम मुझे पागल समझ रहे हो। उसने भिन्ना कर कहा। नहीं, ये बात नहीं, मैंने पुरख्याल लहजे में कहा। तो फिर तुम क्या समझ रही हो? मेरा ख्याल है, मैंने मोहतातन अंदाज में कहा, ऐसा सबके साथ कभी कभी हो जाता है।
कोई डॉक्टर इसकी वजह तुम्हें बता सकता है? मेरी बात बीच में ही काटकर उसने कहा, मैं इतनी बेवकूफ़ और अनपढ़ नहीं हूँ सैमी। ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ वाली बात है। क्या वाकई मैं खलल दिमागी का शिकार हो चली हूँ? मैंने जल्दी से कहा, हरगिज़ नहीं। मैं कह रहा हूँ ना कि ऐसी कोई बात नहीं। वैसे भी तुमने भेड़िए का तज़किरा अभी तो किसी और से नहीं किया। क्यों? मैंने रुककर पूछा। नहीं, उसने कहा। और तुम कह रही हो कि ये सिलसिला पिछले 1 हफ्ते से जारी है? हूँ। तो फिर ठीक है, मैं डॉक्टर नूरी को बुला लाता हूँ। वो एक माहिर डॉक्टर है, उसे नफ्सियात में भी दखल है और इस जगह खासे अरसे से रह रहा है। मगर मैं डॉक्टर नूरी से ये सब कुछ हरगिज़ नहीं कहूँगी। क्यों? मैंने भवें तानते हुए पूछा। मुझे खुद भी तुम्हारे इस वहम से दिलचस्पी है। मेरा ख्याल है बचपन में तुम्हारी माँ ज़रूर तुम्हें भेड़िए से डराती रही होगी। सीमा ने गर्दन हिलाते हुए कहा। हाँ, ये बात तो है, मुझे कुछ कुछ याद है। खूब, मैंने कहा। और क्या उन्होंने तुम्हें यह भी बताया था कि कोई ऐसी शय भी होती है जिसे भेड़िए का भूत कहा जाता है? उन्होंने तुम्हें किसी ऐसे आदमी की कहानी तो नहीं सुनाई थी जो पूरे चांद की रातों में भेड़िए का रूप धार लेता था और फिर शिकार के लिए निकल जाता था? शायद, वो आहिस्ता से बोली। शायद मैंने ये कहानी कहीं सुनी है, मुमकिन है कहीं पढ़ी हो। खूब, मैंने इत्मीनान से कहा। तो फिर यूं समझ लो कि जिस भेड़िए या भेड़िए के भूत का तुम जिक्र कर रही हो वो महज तुम्हारे दिमाग की पैदावार है और बस मेरे कुछ देर समझाते रहने के बायस उसे ज़रा सा सुकून मिल गया। फिर हम दोनों शब ख्वाबी के कमरे में चले गए। हमने कपड़े तब्दील किए। सोने से कबल मैंने लैंप बुझा दिया। पूरे कैबिन में घोर तारीकी फैली हुई थी। चांद की किरणें दरख्तों में से छिन छिन कर आ रही थीं और दूर फैली हुई झील किसी रोज पहले समुंदर की मानेंद दमक रही थी। मैं उधर से रुख फेर कर खुद भी सोने के लिए लेट गया। कुछ देर बिस्तर पर सीमा बेचैन सी लेटी रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके एसाब पुरसुकून होते गए। फिर मालूम नहीं हम किस वक्त गहरी नींद में डूबे थे। मुझे पता नहीं किस वक्त मेरी आंख खुली थी। सीमा जोर जोर से मुझे झंझोड़ रही थी। मैंने अपने ऊपर उसकी तेज सांसें महसूस की। सुनो सैमी, सुनो, सरगोशी में उसने पुकारा। तुम कुछ सुन रहे हो? उसने दोबारा पूछा। कैबिन के बाहर दरवाजे पर। मैंने नफ़ी में गर्दन हिला दी। उसने जोर से मुझे झंझोड़ा। गौर से सुनो। ओ, वो दरवाजे को कुरच रहा है, जल्दी से कुछ करो। उसकी आवाज़ लरज रही थी। मैंने तेजी से बिस्तर छोड़ दिया। आओ मैं देखता हूँ, मैंने कहा। टॉर्च तलाश करते मेरा पाँव कुर्सी से टकराया। वो जा रहा है, सीमा ने तेजी से कहा। जल्दी करो। मैं झपटकर दरवाजे की सिमत लपका। सीमा मेरे अकब में थी। मैंने जल्दी से जंजीर खोली और एक पट जरा सा खोलकर टॉर्च रोशन कर दी। फिर मैंने पूरे दरवाजे खोल दिए। दूर तक मैदान था और मैदान के सिरे पर जंगलात का सिलसिला किसी दरिंदे के वजूद से यकसर खाली नजर आ रहा था। मैंने टॉर्च नीचे झुका ली। अचानक सीमा जोर से चीखी। देखो सैमी, जमीन पर देखो। उसके कदमों के निशानात साफ दिखाई दे रही हैं। मैंने देखा, वाकई वहां फर्श पर किसी दरिंदे के चौड़े पंजों के निशानात साफ नुमाया थे। भेड़िया यकीनन खासा बड़ा रहा होगा, मैंने कुछ सोचा। फिर सीमा की सिमत मुड़कर देखा और कहा, नहीं डियर, तुम गलती पर हो। मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी तो नहीं है। दूसरी सुबह सीमा बिस्तर ही में थी जब मैं उठा। फिर मैं करीबी कस्बे को जाने के इरादे से निकल पड़ा। मेरा इरादा दरअसल रजिया से मिलने का था। रजिया कस्बे से कोई फरलांग 1.5 फरलांग दूर एक कदीम वज़ा के मकान में अपने बूढ़े बाप के साथ रहा करती थी। बूढ़ा शख्स लकवा का मरीज था और गुजर बसर रजिया ही की आमदनी से होती, जो बैद के खूबसूरत परस और दीगर अशिया स्याहों के हाथ फरोख्त किया करती थी। मेरी मुलाकात उससे 1 माह कबल हुई थी। मैं यहाँ तन्हा ही आया था और रजिया की दुकान पर जा रहा था ताकि सीमा के लिए कुछ खरीद कर शहर भेज दूँ। और उस दिन मैंने रजिया को देखा था। वो एक देहाती लड़की के रूप में मुझे किसी देवी की सूरत लगी थी। उसके बाल गहरे स्याह थे। आप इतनी गहरी और चमकदार स्याही का तस्वुर भी नहीं कर सकते। उसकी आंखें रोशन सी थीं और उनमें समुद्रों जैसी गहराई थी। वो आंखें न थीं बल्कि 2 खिड़कियां थीं जिनमें से राब झांकती थी। उसका रंग चंपई था और जिस्म इंतहाई मौजूं और मजबूत, मगर ये मजबूती बाजुओं की आगोश में पिघलना ज़रूर जानती थी। और मुझे जल्दी इसका तजुर्बा भी हो गया था क्योंकि दूसरे ही दिन मैं उससे फिर मिला था। वो एक जादू थी, एक बोलता हुआ शहर। उसका बदन गुनाह की अंगड़ाइयाँ लेता हुआ ऐसा था जिसे मुंह फेरने की सलाहियत मुझ में न थी। वो अंधेरी और चांद से आरी रातों में मेरे पास आ जाती थी और रात की स्याही में चंपा महकता था और अंधेरे चमकते थे।
अलबत्ता सीमा के आ जाने के बाद से हमारी मुलाकातों पर रोक लग गई थी। उसकी आमद पर मैंने रजिया से कहा था कि अब हमें चौकन्ना रहना चाहिए, तो वो खूब हंसी थी। बेशक, मगर सिर्फ कुछ अरसे के लिए। कुछ अरसे के लिए क्यों? हाँ, सिर्फ कुछ अरसे के लिए, उसने सर हिलाते हुए कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। सिर्फ इतने अरसे के लिए, जब तक वो जिंदा है। उसने ये जुमला बड़ी संजीदगी से अदा किया था। मुझे खुद भी ये जुमला बड़ा कुदरती और मुनासिब महसूस हुआ था। मुझे वाकई सीमा की अब कोई ख्वाहिश न थी। मुझे रजिया दरकार थी। मैं रजिया में वो कशिश पा रहा था जिसे मोहब्बत नहीं कहा जा सकता, जिसे हवस भी नहीं कहा जा सकता। जो कुछ थी अजीब ही शय थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरा जिस्म एक अनथक, अथाह और भरपूर लज्जत का सौदाई हो गया हो, और मुझे मालूम था कि इस लज्जत का दायमी हसूल सिर्फ इस तरह मुमकिन है कि सीमा रास्ते से हट जाए, मर जाए। क्या तुम चाहती हो कि मैं सीमा को ख़त्म कर दूं? मैंने ठंडे लहजे में उससे पूछा था। नहीं, उसने कहा, और भी कई तरीके हैं। कौन से? फर्ज करो वो खुद ही चली जाए। तुम्हारा मतलब तलाक से है? तुम नहीं समझे, उसने कहा था। मुझे मालूम है ऐसी जगह भी होती है जहां पागलों को रखा जाता है, मगर सीमा पागल तो नहीं हो जाएगी। खूब, और वो क्यों कर? भेड़िया देख देख कर वो हंसी थी। एक भेड़िया मुसलसल उसका ताकुब करेगा, सिर्फ तन्हाई में, और फिर वह तुम्हें बताएगी, और तुम उसकी बात पर यकीन करने से कतई इनकार कर देना। इस तरह कुछ ही अरसे में उसने जुमला अधूरा छोड़कर शाने उचका दिए थे। इस सिलसिले में मैंने रजिया से कोई वजाहत तलब नहीं की थी। हो सकता है वो घने जंगलों में जाकर किसी जोगी से मिली हो, या उसने खुद ही कोई जादू किया हो। मुझे कुछ मालूम नहीं। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि वाकई मेरी बीवी को भेड़िया नजर आने लगा था। उसने हकीकतन कभी भेड़िया नहीं देखा, लेकिन उसकी चाप जरूर सुनी थी, आवाज जरूर सुनी थी, और फिर किसी तरह उसके जहन में असल भेड़िए के बजाय भूत भेड़िए का ख्याल दर आया था, और अब उसका दिमाग वाकई जवाब देने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि तेजी से। और रजिया मुंतजिर थी, मुस्कुराई जा रही थी पुरस्रार अंदाज में। चौराहे पर उस सुबह रजिया मेरी मुंतजिर थी। सूरज की रोशनी में वो एक आम सी देहाती लड़की नजर आ रही थी। उसने मेरे पहुंचते ही मेरे शानों पर अपने हाथ रख दिए, और मुझे अपने बदन पर बर्फ और आग के मिलाप का एहसास होने लगा। तुम्हारी बीवी कैसी है? उसने सरगोशी की। कुछ अच्छी नहीं, मैंने कहा। दरवाजे के बाहर उसने भेड़िए के पैरों के निशानात देख लिए हैं, और वह बेहद मुतवाहश है। वो समझ रही है कि वो कोई भेड़िए का भूत था। रजिया हल्के से मुस्कुराई, पुरस्रार से मुस्कुराहट। क्या तुम मुझे भी सब कुछ नहीं बताओगी? वो दोबारा मुस्कुरा कर बोली। मैं लंबी सांस लेकर बोला, मेरा ख्याल है मेरे लिए ये सब कुछ पूछना बेहतर नहीं। तुम ठीक कह रहे हो, वो बोली। हमारा मंसूबा कामयाब हो रहा है, यही काफ़ी है। जल्द ही वो रास्ते से हट जाएगी, और फिर हम एक हो जाएंगे और हमेशा एक ही रहेंगे। ये तो ठीक है, मैंने पूछा, मगर अब क्या होगा? अब तुम्हारी बीवी को भेड़िया नजर भी आएगा, और वह बहुत डर जाएगी। तुम उसकी एक ना सुनना, नतीजतन वो अफसराने बाला से मिलेगी, फिर वो गांव के आदमियों से मिलेगी, और लोग जवाबन तुमसे पूछगिछ करेंगे, मगर तुम्हें कुछ मालूम ना होगा। फिर सब उसे पागल समझना शुरू कर देंगे। नौबत मेडिकल एग्जामिनेशन तक पहुंचेगी। फिर? अच्छा, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, तो अब वो भेड़िए को मुजस्सम भी देखेगी? हाँ। और कब? आज ही, अगर तुम कहो। मगर वो बेहद खौफजदा है। मैंने पुरशुबा अंदाज में सर हिलाया। वो शायद ही कैबिन से बाहर निकलकर दरख्तों तक जाए। इस सूरत में, रजिया ने सरगोशी की, भेड़िया खुद उसके पास जाएगा। खूब, मैंने कहा। मैं सुबह ही सुबह भेड़िए के पैरों के निशानात मिटा दूंगा, जैसा कि मैंने आज किया था। ये ठीक है, रजिया ने कहा, और तुम किसी बहाने आज रात घर से बाहर ही रहने की कोशिश करना। तुम एक हसास शख्स हो, अपनी बीवी को खौफजदा होते शायद ना देख सको। तसव्वुर ही तसव्वुर में सीमा का खौफजदा चेहरा मेरी आंखों के सामने उभर आया। आंखें दहशत से उबली हुई, कांपता हुआ बदन, और हर चाप पर चौंकते हुए कान। फिर मैं वापसी के लिए मुड़ गया। मैंने अपने पीछे रजिया के मुंह से निकलने वाले एक खटकते हुए कहकहे की आवाज़ सुनी। अजीबोगरीब कहकहा था, वो भी जैसे कोई पागल हंसता हो। यकीनन उस कहकहे में गैर फितरीपन पूरी तरह झलक रहा था। उस शाम मैंने और सीमा ने बड़ी खामोशी के साथ खाना पकाया। चांद जब जरा चढ़ आया और झील रो पहली नजर आने लगी, तो मैंने सीमा की सिमत देखा। उसके रुखसारों के गुलाब कमलाए कमलाए लग रहे थे। आंखें बीमारों की माने नजर आ रही थीं, और बालों को भी शायद उसने कई दिन से संवारा नहीं था। मैं समझता हूँ, मैंने उसे मुखातिब किया।
ये जगह हमें रास नहीं आ रही। मुझे शायद अभी यहाँ कुछ अरसा और ठहरना होगा। अगर तुम मुनासिब समझो तो शहर चली जाओ। उसने नजरें उठाकर मुझे देखा, फिर सोचती हुई बोली, मगर मैं अकेली नहीं जा सकती। क्यों? यकीनन वो मेरा ताकुब करेगा, मगर शहरों में भेड़िए नहीं जाया करते। मैंने उसे समझाया। हाँ, आम भेड़िए नहीं जाते, मगर ये तो। तुम्हारा मतलब है ये भेड़िया कोई आम भेड़िया नहीं है? हाँ। तुम्हारा ये ख्याल क्यों है? वो तजब्जुब के आलम में चुप रही, फिर बोली, इसलिए कि ये सिर्फ रातों में आता है, इसलिए कि इस जगह कभी भेड़िया नहीं देखा गया, इसलिए कि वो मुझे शिकार करना नहीं चाहता, वह मुझे दहशतज़दा कर रहा है। मैं उसके अंदर छुपी हुई बदकुव्वत को बराबर महसूस कर रही हूँ। मैं उससे बच नहीं सकती। तुम उससे सिर्फ इसलिए नहीं बच सकती कि वो महज तुम्हारे दिमाग में है। मैंने उसे झिड़कते हुए कहा, सब्र की भी हद होती है। पिछले 1.5 हफ्ता से तुम्हारे जहनी गोरख धंधे को सुने जा रहा हूँ। अगर तुम खुद इस खलल से निजात नहीं पा सकती तो फिर मुझे डॉक्टर नूरी को बुलाना ही पड़ेगा। मेरी झिड़की ने उसको तकरीबन दिल बर्दाश्ता सा कर दिया। मरी हुई आवाज में उसने कहा, इसका मतलब है कि तुम वाकई मुझे पागल समझने लगे हो? तुम हमेशा गलत समझती हो। मैंने मजीद जिल्लाहट का मुजाहरा किया। तुम्हारी जहनी कैफियत कदरे एबनॉर्मल हो गई है और मैं तुम्हें डॉक्टर से मिलाना चाहता हूँ। ये सीधी सी बात है। मैं झिल्लाहट में उठ खड़ा हुआ। तुम कहाँ जा रही हो? उसने सरगोशी में पूछा। जरा कैफे जा रहा हूँ, मैंने कहा। मेरी तबीयत सख्त मकतर हो रही है, कुछ दिल बहल जाएगा। मगर मैं तन्हाई में डरूंगी, उसने कहा। फजूल बातें मत करो, मैंने नरमी से कहा। देखो, इस तरह खौफजदा रहना किसी तरह मुनासिब नहीं। तुम कुछ देर तन्हाई में रहकर खुद को आजमाओ तो सही। इस तरह तुम्हारी जहनी ट्रेनिंग भी होगी और तुमको खुद पर एतमाद पैदा होगा। वैसे मैं जल्द ही लौट आऊंगा। सैमी, उसने इल्तिजा सी की, मगर मैं लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया। मैंने दरवाज़ा खोलकर एक बार फिर उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम यूं ही डरती रही तो वाकई में सब तुम्हें पागल समझने लगेंगे, लिहाजा खुद को संभालने की कोशिश करो। फिर मैं बाहर निकल गया। मेरी मंजिल 1 मील पर मेरी मुंतजिर थी। दरअसल मैं कैफे नहीं, रजिया से मिलने जा रहा था। रजिया तक पहुंचने के लिए मेरे कदम तेज तेज बढ़ने लगे। रजिया का मकान अंधेरे में खामोश खड़ा था। मुझे पता था अगर वह सो भी गई होगी तो मैं आसानी से उसे जगा लूंगा। मुझे उसके मफलूज बाप की जानिब से बेफिक्री थी। मैं ऐसी रात किसी कीमत पर ज़ाया करने के मूड में नहीं था। दरवाजे के करीब ही एक हल्की सी चाप ने मुझे चौकन्ना कर दिया। कोई आहिस्ता से बाहर निकला था। रजिया, मैंने हौले से पुकारा। वो रजिया ही थी। करीब आकर उसने मेरा बाजू थाम लिया। आओ, आज हम ये रात झील के किनारे गुजारेंगे। बड़ी देर तक हम झील के किनारे खड़े एक दूसरे को देखते रहे और जब मेरे हाथ उसके बदन में हायल होने लगे तो उसने अलहदा होते हुए कहा, नहीं सामी, मुझे जाने दो। क्यों? मैं तन्हाई चाहती हूँ। तन्हाई? क्यों? बस यूं ही। क्या कुछ गड़बड़ है? मैंने पूछा। नहीं, बस ऐसे ही। मैंने उसे घूर कर देखा। कजराई आंखें घनेरी पलकों तले और स्याह हो गई थीं। उसके होंठ खुले हुए थे और रुखसारों पर हल्का सा पसीना आ रहा था। वो हर चंद के मेरी तरफ ही मुंह किए खड़ी थी, मगर यूं लग रहा था जैसे मुझे नहीं बल्कि मेरे पीछे किसी शय को देख रही हो। शायद वो झील की तरफ मुंह किए पूरे चांद को घूर रही थी। उसकी स्याह पुतलियों में से 2 चांद झांक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें यकायक फैल गई हों, चौड़ी हो गई हों। उनमें आग दहकने लगी थी। जाओ जाओ, उसने सिसकी सी ली, मगर मैं वहीं रुका रहा। ये मौका खोने वाला न था। किसी इंसान को हैवानी रूप धारते देखने का मौका रोज रोज लोगों की जिंदगियों में नहीं आया करता। मैं उस वक्त हकीकतन एक औरत को भेड़िए के कालब में तब्दील होने का अजीबोगरीब मंजर देख रहा था। सबसे पहले अचानक ही रजिया की सांसें भयानक अंदाज में तेज हो गई थीं, जैसे वो बुरी तरह हाँपने लगी हो। मैं उसका सीना उभरते और लचकते देख रहा था, उभरते, लचकते और तब्दील होते हुए। उसके हाथ आगे की सिमत ढलक आए थे, फिर वो जमीन पर गिर गई। वो दरख्तों के साए में और उसमें छिनती हुई चांदनी में बार बार कुलबुला रही थी। उसमें छिनती हुई चांदनी में चांदनी जैसे मध्यम हो गई थी। उसकी जिल्द मुटियाली सी होने लगी थी और उसमें रोंगटे उगने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सख्त करब में मुब्तला हो, किसी नए जन्म के करब में। ये अजीबोगरीब मंजर था, खुसूसियत से उसके सर का किसी हैवान के सर में तब्दील होने का मंजर। अचानक ही उसमें कान लंबूतरे होकर निकल आए थे और गर्दन लंबी होकर सामने निकल पड़ी थी। आंखें ऊपर चढ़ गई थीं। उसके मुंह से निकलने वाली कराहें तेजी से किसी दरिंदे की गुर्राहट में बदलती जा रही थीं। उसके कपड़े बदन से जुदा होकर जमीन पर गिर गए थे। मैं भौंचका होकर उसके पैरों को दरिंदों के पैरों में तब्दील होते देख रहा था, जो अब किसी खौफनाक पंजे की सी हैबत इख्तियार कर चले थे। रुएदार बालों वाले पैर,
इस सारे मरहले में मुश्किल से 3.5 मिनट लगे थे। मेरे अंदर का खौफ बेपनाह दिलचस्पी तले खो गया था। मैंने घड़ी देखते हुए पूरे मरहले के वक्त को ज़हन नशीन कर लिया था और अब ये तब्दीली मुकम्मल हो चुकी थी। मेरे सामने रजिया की जगह अब एक भेड़िया खड़ा हुआ था, हाँफता हुआ और चौकस। उसी लम्हे मुझे मालूम हुआ कि रजिया के इतने कम दोस्त क्यों थे। वो तन्हाई क्यों पसंद करती थी? क्यों उसने किसी भेड़िए के ज़हूर के बारे में मुझसे इतने एतमाद से बात की थी? मैं उसे देखते हुए मुस्कुराया। दरिंदे की आंखें मुल्तजियाना अंदाज में मुझे देखे जा रही थीं। उनमें खौफ और शुबा कांप रहा था। शायद उसे खौफ था कि मैं उससे बदजन हो गया हूँ। इस हैबत में देखकर मुझे उसे कराहियत आने लगी, मगर मेरी मुस्कुराहट के बाइस उन आंखों से झांकता हुआ शुबा एतमाद में तब्दील होता चला गया। मैंने आगे बढ़कर उसकी गर्दन थपकते हुए कहा, जाओ। मैंने दोबारा कहा, मैं समझ रहा हूँ रजिया, तुम मुझ पर भरोसा करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे अल्फाज पर उस चौकस दरिंदे ने आहिस्ता से कदम उठाया और फिर तेज रफ्तारी से उछलता हुआ करीबी जंगल की सिमत दौड़ गया। मैं चंद लम्हों तक झील पर खड़ा हुआ उभरे हुए चांद को देखता रहा। मैंने उस लम्हे सोचा, तो मैं एक ऐसी लड़की को चाहता हूँ जो मेरी बीवी को भगाने पर तुली हुई है और मैं उसका साथी भी हूँ। यकीनन वो लड़की कोई बदरू थी और किसी तरह सहील दिमाग नहीं कही जा सकती। और तब मैंने सोचा, शायद मैं खुद भी किसी तरह भी सहील दिमाग ना था। कुछ हो, मेरा मंसूबा ठीक ही था। मैं जो कुछ तलब कर रहा था वो इसी सूरत में मिल सकता था। उसी लम्हे मुझे दूर जंगल से आती हुई किसी भेड़िए की डकार सुनाई दी। मैंने कानों पर दोनों हाथ रख लिए और मेरा सारा वजूद कपकपा कर रह गया। मैंने महसूस किया जैसे मैं तेजी से भाग रहा हूँ। मैं जल्द से जल्द अपने कैबिन में पहुंचना चाहता था। मैं जब वहां पहुंचा तो हर सिमत तारीकी थी। दरवाजे पर रुककर मैं हाँफने लगा। दरवाज़ा अंदर से बंद था और सीमा तेज तेज आवाज़ में चीख रही थी, मगर वो जिंदा थी। ये एक ख्याल ही था, क्योंकि भेड़िए बहरहाल सिर्फ डराते ही नहीं मार भी डालती हैं। दरवाज़ा खुलते ही वो मेरे बाजू में सिसकियां भरते हुए झूल गई। वो यहाँ आया था, आज मैंने देखा भी था। उसने खिड़की में से अंदर झांका था। उसकी भयानक आंखें थीं, किसी इंसान की सी गहरी आंखें। फिर मैं बेहोश हो गई थी। मुझे छुपा लो सैमी, मुझे छुपा लो। मैंने मुनासिब अल्फाज सोचते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारा वहम है। वैसे मैं सुबह ही इंतज़ाम करूंगा। अगर हकीकतन कोई भेड़िया आया था तो मैं शिकारी पार्टी का इंतज़ाम करके उसे ठिकाने लगवा दूंगा। मेरे समझाने पर वो हौले से मुस्कुराई और लड़खड़ाते कदमों से चलती हुई बिस्तर पर जा गिरी। मैं दोपहर तक सोता रहा। नाश्ते पर मुझे सीमा ने जगाया और फिर हम दोनों ने जाकर बाहर देखा। मेरे कैबिन के चारों तरफ तिरिंदे के पैरों के वाज़े निशानात मौजूद थे। मेरे लिए इनकार की गुंजाइश कम थी। बेहतर है, मैंने कहा, मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। फिर मैं चल पड़ा। रास्ते भर मैं मंसूबे बनाता रहा। कैफ़े में पहुंचकर मैंने चाय का ऑर्डर दिया तो ये मंसूबाबंदी जारी ना रह सकी। चौधरी ने मेरी सिमत झुकते हुए अचानक पूछा, क्यों जनाब, आपकी तरफ सब ठीक तो है? उसके लहजे में कुछ छुपा हुआ था। मैंने उसे घूरा। क्यों? मैंने कहा, सब ठीक है, अलबत्ता मेरी बीवी की तबीयत कदरे नासाज ज़रूर है। आपका कैबिन खासी अकेली जगह पर है। उसने दोबारा कहा, हाँ ये बात तो है, मगर मैं रुक गया। रात को आपने कोई आवाज़ तो नहीं सुनी? इधर तो आवाज़ों का ही राज रहता है। झींगरों, मेंढकों और मकोड़ों की आवाज़ से सारी रात नाक में दम रहता है। मैंने कहा, क्या किसी भेड़िए की आवाज़ भी सुनी थी आपने? वह बराह रास्त मौजू पर आ गया। भेड़िया? मैंने अदाकारी करते हुए कहा, मगर इधर भेड़िए कहाँ होती हैं? हाँ, उसने संजीदगी से कहा, मगर मालूम होता है कोई भेड़िया इधर आ गया है। शायद आप मोटे पीरू से वाकिफ हों। गाइड पीरू? वो जो झील के आखिरी सिरे पर आपके कैबिन से किसी कदर हटकर रहता है। हाँ, मैं उसे जानता हूँ। रात को वो झील के उस पार एक शिकारी पार्टी के साथ गया हुआ था। उसकी लड़की घर में तन्हा थी और इसी वजह से मुझे ये मालूम हुआ कि इधर कोई भेड़िया आ गया है। क्या उसी लड़की ने बताया है? मैंने पूछा। जी नहीं, डॉक्टर नूरी से मालूम हुआ है। वो इधर से गुजरे थे सुबह को और वहीं वो पीरू की खैरियत मालूम करने रुके तो पता चला कि अंदर फर्श पर लड़की पड़ी है। लड़की क्या? लड़की की लाश कहिए। भेड़िए ने उसका नरखरा उधेड़ दिया था। खुदा उसे जन्नत में जगह दे। उसने रुककर ठंडी सांस ली। डॉक्टर नूरी को वहां भेड़िए के कदमों के निशानात भी नजर आए थे। मोटा पीरू आ जाएगा तो वो यकीनन उस भेड़िए को जहन्नुम रसीद किए बगैर दम नहीं लेगा। मैं खुद भी इस इलाके की पुलिस को इतला देने के लिए जाने वाला हूँ। सीमा, मैंने जल्दी से कॉफ़ी पीते हुए कहा, वो अकेली है। इस सूरत में मुझे घर जल्द लौट जाना चाहिए। अब मुझे पता चला कि रजिया रात को मुझसे रुखसत होकर सीमा को सहमाने के बाद किधर गई थी।
मैं रजिया के कैबिन की सिमत मुड़ गया। मेरी दस्तक पर उसने दरवाज़ा खोला। धूप में उसकी आंखें चुंधिया सी गईं। उसके बाल कांधों पर बिखरे हुए थे। सैमी, उसने सिसकी सी ली। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और दरख्तों की सिमत बढ़ गया। मैंने एक जगह उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ रसीद किया। उसके मुंह से कराह से निकली। वो हैरत सी मुझे घूरने लगी। क्यों? वो बोली, क्यों मार रही हो मुझे? ये मुझसे पूछती हो? मैंने चीख कर कहा और तब वो समझ गई। मैं मजबूर थी सैमी, उसने रोते हुए कहा, भूख के हाथों। तुम नहीं समझ सकते, वो दोबारा बोली। मैं नहीं समझ सकता, मैंने झुंझला कर कहा। तुझे पता है मोटे पीरू की लड़की मर चुकी है? मर चुकी है, उसने संजीदगी से कहा। चलो अच्छा हुआ। खूब, मैंने झिल्ला कर कहा। गोया बड़ी अच्छी बात हुई है। हाँ, वो सिसकियों में बोली। ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर वो उस जख्म के बाद बच भी जाती तो ये और भी बुरा होता। वो खुद भी मेरी ही मानिंद हो जाती, हैयत बदलने पर कादिर और मजबूर। ओह, मैंने चौंक कर उसे देखा। हाँ, उसने आहिस्ता से कहा, ये जो कुछ होता है मेरी मर्जी से नहीं होता। शुरू में ऐसे मौके पर घने जंगल में चली जाती थी, मगर कड़ी रात भूख ने अचानक ही मुझे घेर लिया था, मजबूर कर दिया था। बेचारी लड़की। मगर मैंने सोचते हुए कहा, तुम नहीं जानती, इससे हमारा मंसूबा खाक में मिल जाएगा। वो कैसे? उसने घूर कर देखा। अब मेरी बीवी इसे वहम नहीं हकीकत समझेगी। अब उसे कोई पागल करार नहीं देगा। वो अचानक सन्नाटे में रह गई। मगर घबराने की कोई बात नहीं, मैंने उसे दिलासा दिया। अब और कोई तरकीब करनी होगी, मगर तुम वादा करो कि तुम किसी भी हालत में मेरी बीवी के करीब नहीं जाओगी। मैं वादा करती हूँ। मेरे बाजुओं से झूलते हुए उसने कहा, मैं कोशिश करूंगी, मगर तुम्हें आज रात मेरे पास ही आना होगा। तुम्हारी गुर्बत मुझे भूख से महफूज रखेगी। अच्छी बात है, मैं आ जाऊंगा। अचानक उसकी आंखों से खौफ झांकने लगा। आहिस्ता से उसने कहा, मगर सैमी कोशिश करना, चांद निकलने से कबल ही तुम मेरे पास आ सको। ये बहुत ज़रूरी है। जब मैं घर पहुंचा तो सीमा को पीरू की लड़की की हलाकत की खबर मिल चुकी थी। कोई उससे मिलने आया था और उसी ने सीमा को सारा वाकया सुना दिया था। सीमा ने तफसीलात के बाद बताया, मैंने उसे अपने साथ होने वाले सारे वाकयात भी बता दिए हैं। आने वाले ने अपना नाम आबदी बताया था, शायद वो इस इलाके का पुलिस ऑफिसर है। अभी मुझे अंदर बैठे कुछ ही देर गुजरी थी कि आबदी दोबारा धमका। कुर्सी पर बैठते ही उसने पूछगिछ का सिलसिला शुरू कर दिया। चंद ही बातों के बाद उसने अचानक पूछा, मिस्टर सैमी, वैसे क्या आप बताएंगे कि रात जब भेड़िया उधर आया था आप कहाँ थे? मैं कस्बे में था। किस जगह? मैं चहलकदमी कर रहा था और कहीं ठहरा नहीं था। वो चंद लम्हे मुझे तोलता रहा, फिर बोला, हमने एक गश्ती दस्ते का इंतजाम किया है। आप शायद ही उसमें शिरकत करना पसंद करें, क्योंकि मैंने सुना है कि आप एक अदीब हैं। क्यों? मैंने इस बात में सर हिला दिया। मैंने ये भी सुना है कि आप अजीबोगरीब और पुरस्कार कहानियां लिखने के सिलसिले में काफ़ी शोहरत रखती हैं। आपका क्या ख्याल है इस केस के सिलसिले में? मैं चुप रहा। उसने दोबारा कहा, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुमकिन है आपकी सोच, जो यकीनन मुख्तलिफ ही होगी, मेरी मदद कर सके। मैं अचानक संजीदा हो गया। उसका लहजा जहरीला था। क्या आप समझ रही हैं कि मैं जो कुछ लिखता हूँ वो मेरी सरगुज़िश्त होती है? क्या मैं आपको कोई बदरू लगता हूँ? मुझे अचानक गुस्सा आ गया था। जवाब में आबदी ने हल्का सा कहा लगाया, फिर बोला, मेरा तो काम ही है कि मैं लोगों पर शुबा करता रहूं। फिर हंसते हुए बोला, वैसे मिस्टर सैमी, बराहे करम जरा मुंह खोलकर अपने दांत मुझे दिखा दें। इस बार वो भी संजीदा था। मैंने मुंह खोल दिया। मेरे दांतों को देखते हुए उसने कहा, खूब, मगर वैसे नहीं है जैसा मैंने सोचा था। मेरे लिए मौका अच्छा था। मैं एकदम चढ़ दौड़ा। मिस्टर आबदी, मैं इसे अपनी तौहीन समझता हूँ। क्या आपका ख्याल है कि मैं कोई ऐसा जादूगर या बदरू हूँ जो अपना कालिब बदलकर हैवान बन सकता हूँ, फिर शिकार करता हूँ? क्या आप समझते हैं कि इस लड़की को मैंने हलाक किया है? जवाब में आबदी ने दोबारा कहा लगाया, फिर हंसते हुए उठ खड़ा हुआ। जाते हुए उसने कहा, शुक्रिया मिस्टर सैमी, आपने मुझे खासी मालूमात पहुंचा दी हैं। उस लम्हे मैंने वाकई बड़ी अक्लमंदी की थी। अगर मैं गर्मी ना दिखाता तो शायद वो इन्हीं लकीरों पर चल पड़ता, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि इस इलाके के लोग ज़रूरत से ज़्यादा तोहमपरस्त और भूत प्रेत के कायल थे। इस मरहले से फारिग होकर मैं सीमा की सिमत मुड़ा। उसे देखते हुए मैंने कहा, अब तुम्हें मुतमईन हो जाना चाहिए। पुलिस भेड़िए के पीछे लग चुकी है और जल्द ही वो मार दिया जाएगा। सीमा ने मुतमईन होकर मुझे देखा, फिर मेरे पास आकर बोली, आज रात तो तुम घर ही पर रहोगे ना? मेरी भवें अचानक तन गई। नहीं, मैं शिकार पार्टी में शिरकत की ठान चुका हूँ। मुझे डर लगेगा, उसने कहा। फजूल बात है, मैंने उसे झिड़क दिया। मेरा ख्याल है मेरी शिरकत उसमें ज़रूरी है। आबदी मुझे मदऊ कर गया है। चांद उस वक्त किसी हद तक ऊपर चढ़ चुका था जब मैं रजिया के कैबिन तक पहुंचा, जो कि अशजार के साए में खड़ा था। वो अंधेरे में खड़ी मेरी मुंतजिर थी। तुम आ गए?
वो मेरे करीब पहुंचते हुए बोली, मगर सैमी मुझे आज डर लग रहा है। क्यों? शायद तुमने सुना नहीं, उसने कहा। पुलिस मेरी तलाश में है, वो मेरे पास भी आई थी। ये सारी शैतानी चौधरी की है, जो मेरे बारे में इधर उधर बातें बकता रहता है। अच्छा? हाँ, उसने कहा। शिकार पार्टी उस लम्हे तक बाहर निकल चुकी होगी। वो लोग मोटे पीरू के कैबिन से गश्त का आगाज करेंगे और झील के दूसरे किनारे तक नजर रखने वाले हैं। मगर मैंने उसे समझाया, आज तो उन्हें भेड़िया नजर ही नहीं आएगा। क्यों रजिया? आज तो हम दोनों साथ ही रहेंगे। वो सोचते हुए बोली और जमीन पर बैठ गई। फिर उसने जेब से एक बोतल निकालते हुए कहा, इसमें कुछ मशरूब है, तुम पियोगे? अचानक वो मुझसे लिपट गई। तुमने कुछ सुना? वो बोली। वाकई कहीं दूर आदमियों के मुंह से निकलने वाले हुंकारे गूंज रहे थे, साथ ही कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। वो यकीनन शिकार पार्टी के साथ ही थे। रजिया कांपकर मुझसे लिपट गई। मैंने उसे करीब करते हुए चांद की तरफ देखा। मेरे चारों तरफ सन्नाटा था और चांद की पहली रोशनी में रजिया का चेहरा भीगा भीगा और मतवाहज सा लग रहा था। मैंने सोचा, लोग जिस भेड़िए की तलाश में हैं, वो तो मेरे बाजू में महफूज है। चांद का चेहरा और लड़की का चेहरा दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे थे और मैं उन दोनों को घूर रहा था। उसी वक्त मुझे अपना ही लिखा हुआ जुमला याद आ गया, और जब चांद अरूज पर होता है तब उसकी कशिश की शिद्दत इंसानी भेड़िए की नस नस में आग भर देती है और वो अपना चोला उतार फेंकता है। और तुम ठीक तो हो? मैंने सरगोशी में रजिया से पूछा। बिल्कुल। क्या तुम महसूस कर रही हो कि कुछ होने वाला है? मैंने उसकी आवाज में कपकपाहट महसूस कर ली। नहीं नहीं, आज रात हरगिज नहीं, मैं हर लम्हा तुम्हारे करीब रहूंगी। वो हंसने लगी। और देखो, मैंने उसे तंबीह की, जब तक ये शोरो शगब खत्म ना हो जाए तुम हरगिज रातों में निकलकर सीमा को परेशान करने की कोशिश ना करना। हाँ, इस सिलसिले में इतने अरसे तुम्हें सब्र करना ही होगा, मैंने दोबारा कहा। ठीक है, वो संजीदगी से बोली। कुछ देर तक मैं चुपचाप उसे देखता रहा, फिर बोला, इसमें कुछ वक्त लगेगा। ये मंसूबा इतनी जल्द कामयाब नहीं हो सकता। तलाक इतनी जल्दी नहीं हो सकती, कानूनी कार्रवाई ताखीर से होती है। और रजिया, क्या तुम इतना लंबा इंतजार कर सकोगी? तलाक में बहुत वक्त लगेगा। उसने मुझे घूर कर देखा। हाँ, मैंने कहा, मगर तुमने वादा किया है कि तुम इंतजार करोगी और तुम सीमा को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाओगी जब तक तलाक नहीं हो जाती, वरना हमारा तुम्हारा मिलाप ना हो सकेगा। मैंने उसे डराया। अच्छी बात है, वो धीरे से बोली, मैं इंतजार कर लूंगी। फिर हम दोनों मशरूब से शुगल करने लगे, एक दूसरे के साथ मिले हुए, और फिर पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। जागो, उठो उठो, किसी आवाज ने मुझे जोर से चौंका दिया। कोई मुझे गर्दन से हिला रहा था। मैंने आंख खोल दी और उठ बैठा। चांद पूरी तरह चढ़ आया था और उसकी पहली किरणें ठीक सर पर पड़ रही थीं। और तब मैंने देखा कि मेरे सामने डॉक्टर नूरी खड़ा था। ओह, मैंने गुनूदा लहजे में पूछा, और रजिया कहाँ है? मैं उठ खड़ा हुआ। मेरे हवास बहाल हो रहे थे। जल्दी से मेरे साथ चलो, वो बौखलाए लहजे में बोला। क्यों? मैं उसके साथ घसीटता हुआ बोला। मामला क्या है, क्या बात है? गजब हो गया, वो तकरीबन दौड़ते हुए चल रहा था। तुम्हारी बीवी भेड़िए का शिकार हो गई है। भेड़िया तुम्हारी अदम मौजूदगी में तुम्हारे कैबिन में जा घुसा था। मैं करीब ही गश्त पर था, मगर जब तक मैं पहुंचा भेड़िया निकल चुका था। और जल्दी बोलो डॉक्टर, मैंने चीख कर कहा। भेड़िए ने भागते भागते भी तुम्हारी बीवी का नरखरा काट दिया है। मैं डॉक्टर के साथ अंधेरे उजाले में दौड़ता हुआ सोच रहा था तो रजिया ने झूठ कहा था। उसमें इंतजार की हिम्मत न थी। वो यकीनन मेरे सो जाने के बाद गई होगी। जब हम कैबिन में पहुंचे तो बिस्तर के पास झुकते हुए डॉक्टर ने कहा, मिस्टर सैमी, सीमा खुशकिस्मत थी कि बच गई, वो बहरहाल जख्मी है। मैंने झुककर देखा। सीमा के गले पर पट्टियां बंधी हुई थीं। मुझे देखकर उसने आंखें खोली, फिर एक कमजोर मुस्कुराहट उसके होंठों पर बिखर गई। ओह, तो ये अभी जिंदा है? मैं बुड़बुड़ाया। हाँ हाँ, जिंदा है, डॉक्टर ने कहा। मैंने आते ही खून रोक दिया था और मरहम पट्टी कर दी थी। 2-1 दिन में ठीक हो जाएगी। खुदा का शुक्र है, मैंने पुरखिया लहजे में कहा। अब चलो, डॉक्टर ने कहा। इसे आराम करने दो। चलते हुए वो दोबारा बोला। मैं बर वक्त पहुंच गया था। भेड़िया यकीनन खिड़की के शीशे तोड़कर अंदर दाखिल हुआ था, क्योंकि शीशे तमाम फर्श पर बिखरे हुए थे। कैबिन के चारों तरफ दरिंदे के बेशुमार निशानात भी मौजूद हैं। मैंने बाहर जाकर देखा। डॉक्टर का ख्याल ठीक ही था। शिकारी पार्टी इधर आ ही रही होगी, डॉक्टर ने बताया, क्योंकि उन्होंने पैरों के निशानात देख लिए होंगे। मैंने सर हिला दिया। अचानक जंगल के अंदर से आदमियों का शोर बुलंद हुआ। उस शोर में भौंकते हुए कुत्तों की आवाजें भी शामिल थीं। डॉक्टर नूरी ने अपने मूंछों को मरोड़ते हुए कहा, मालूम होता है कि भेड़िए का पता चला लिया गया है। रुककर वो चीखा, सुनो, गौर से सुनो। नारा और गूंज, झाड़ियों में से आने वाले आदमियों की ऊंची आवाजें, फिर एक जोर का नारा, फिर
अचानक कई राइफलों की धाड़ें सन्नाटे को झंझोड़ते हुए उभरी। मार लिया। खुश होते ही डॉक्टर ने चीख कर कहा, मालूम होता है पार्टी कामयाब हो गई है। यकायक दौड़ते हुए कुत्तों के मुंह से निकलने वाली आवाजें वाज़ेह तौर पर सुनाई देने लगी। झाड़ियों में दौड़ते हुए बहुत से कदमों की आवाजें हवा में लरज उठी थीं, जो लम्हा ब लम्हा करीब से करीब तर आती जा रही थीं। और तब जहां से मैदान शुरू होता है, कैबिन के ऐन सामने हमें एक ऊंचे से कदावर भेड़िए का हैवला दिखाई देने लगा, जो लड़खड़ाता हुआ तेजी से इधर ही आ रहा था, डोलता हुआ, भागता हुआ। भेड़िए का भारी जिस्म लंबी दौड़ के बाइस जवाब देता नजर आ रहा था। उसके जिस्म से खून गिरकर जमीन पर जमता चला जा रहा था। यूं लग रहा था जैसे वो शदीद करब की हालत में आगे बढ़ने की जद्दोजहद कर रहा हो। डॉक्टर नूरी ने जल्दी से जेब से रिवॉल्वर निकाला और निशाना बांधने लगा। रुक जाओ, मैंने लपक कर उसका हाथ थाम लिया। फिर दौड़ता हुआ भेड़िए की सिमत लपका। करीब पहुंचकर मैंने आहिस्ता से कहा, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला रजिया? तूने इंतजार क्यों नहीं किया? जवाब में हाँपते हुए दरिंदे ने मेरी आंखों में आंखें डाल दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे पहचान ही ना सकी हो। उन आंखों में मंडलाने वाली मौत की परछाइयां रक्स कर रही थीं। और बस, रजिया, मैंने दोबारा कहा। यकीनन मेरी आवाज डॉक्टर तक नहीं पहुंच रही थी, मगर दरिंदा जरूर सुन सकता था। और फिर उसने सुन भी लिया। दरिंदे की आंखों में एक लम्हे के लिए शनासाई की चमक उभरी। उसके गले से एक हल्की सी आवाज निकली। अचानक उसका जिस्म जोर से कांपा और तेवराक कर जमीन बोस हो गया। उसकी रूह परवाज कर चुकी थी। और भी जो कुछ हुआ उसे देखना आसान ना था। इसे कबल जब रजिया भेड़िया बनी थी, मैंने वक्त का तयन कर लिया था और अब मैं उसकी लाश को दरिंदे की लाश से इंसानी लाश में तब्दील होते देख रहा था। फर्श पर पड़ा हुआ दरिंदे का जिस्म अचानक हुजम में बढ़ने लगा। कान छोटे होने लगे और इसी रफ्तार से हाथों और पैरों में भी फर्क पड़ने लगा। डॉक्टर नूरी, जो मेरे करीब पहुंच चुका था, जोर जोर से चीखने लगा, मगर वो क्या कह रहा था मेरे कान नहीं सुन रहे थे। मैं तो रजिया की लाश को हैरत से देखे जा रहा था। 3 मिनट के अरसे में सारी तब्दीली मुकम्मल हो गई। जहां कुछ देर कबल दरिंदा गिरा था, वहां अब जमीन पर रजिया की उरियां लाश पड़ी हुई थी। मैंने जोर से सिसकी ली और मुड़ते हुए बोला, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उसी लम्हे डॉक्टर की तेज आवाज ने मुझे दोबारा उधर मुतवज्जा कर दिया और एक बार फिर उस जवान लाशी में एक नई तब्दीली होती हुई नजर आई। ये तब्दीली नाकाबिले बर्दाश्त थी। फिर उस वक्त सिर्फ इतना याद है कि रजिया ने मुझे कभी नहीं बताया कि कब और किन हालात में वो इस कुव्वत पर कादिर हुई थी। हाँ, मुझे ये जरूर मालूम था कि शिकार का खून भेड़िए को हमेशा जवान रखने की सलाहियत रखता था। रजिया का खूबसूरत जिस्म अचानक एक इंतहाई उम्र रसीदा औरत की शक्ल में तब्दील होने लगा था। हमारे देखते देखते उसकी हड्डियां गलने लगीं और फिर वहां सिर्फ राख का एक ढेर पड़ा दिखाई देने लगा। बाकी सब बातें बड़ी तेजी से हुईं। शिकार पार्टी पहुंच चुकी थी और जब डॉक्टर उस राख को देखने के लिए झुक रहा था, मेरा सर घूमा और मैं बेहोश होकर गिर गया। मैं दूसरे दिन दोपहर तक सोता रहा। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि डॉक्टर नूरी सीमा की पट्टी कस रहा है। मुझे जागता देखकर उसने मुझे कोई दवाई दी और एक बार मैं फिर सो गया। दूसरी सुबह जब डॉक्टर मुझे मिला तो मैं ठीक था। डॉक्टर ने वाकई अक्लमंदी का मुजाहरा किया था। उसने लोगों से भेड़िए के भूत होने की तस्दीक तो कर दी थी, मगर ये नहीं बताया कि भेड़िए के रूप में रजिया थी। फिर आबदी की मदद से ये मामला रफा दफा कर दिया गया। सीमा अब ठीक हो चुकी थी। कल रात मैंने सीमा को सब कुछ बता दिया था, सारे राज उस पर जाहिर कर दिए थे। जवाब में वो सिर्फ मुस्कुरा दी थी। मेरा ख्याल है कि शहर पहुंचकर वो यकीनन मुझसे तलाक ले लेगी। वैसे मुझे पता नहीं, क्योंकि उसने कोई तबसरा नहीं किया था। अलबत्ता रात भर वो बेहद बेचैन सी रही थी। आज सुबह से बाहर घूमने गई हुई थी और मैं सुबह से बैठा ये सारी दास्तान कागज़ पर मुंतकिल कर रहा हूँ। टाइपराइटर पर मेरी उंगलियां तेजी से चली जा रही हैं और इस वक्त शाम हो रही है। वो अब आने ही वाली होगी। मैं खिड़की में से चांद को निकलते देख रहा हूँ। मेरी छठी हिस्स बता रही है कि सीमा को अब मुझसे शदीद नफरत हो गई है और मैं कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं लिखने की टेबल पर उठना नहीं चाहता। मैं यहीं रुककर सीमा की वापसी का इंतजार करने लगा हूँ। मुझे ताज्जुब है, जख्मी होने के बाद भी आखिर वह सारा दिन कहाँ घूमती रही। इस तरह जख्म के साथ घूमना उसके लिए यकीनन मुज़िर हो सकता है। वो जख्मी है और ये जख्म, ओह, मुझे कुछ और भी याद आ रहा है। ओह, खुदा करे सीमा वापस ना आए। आज वो सारा दिन बेचैन रही थी और तन्हा बाहर चली गई थी। अब मैं समझ रहा हूं कि वो क्यों यहाँ नहीं ठहरी थी। यकीनन उसका जख्म खुल रहा होगा। मुझे याद आ गया, मैंने लड़की की मौत पर जब रजिया से कहा था कि वो जख्मों की ताब ना लाकर मर चुकी है, तो उसने खुदा का शुक्र अदा किया था, क्योंकि उसका ख्याल था कि लड़की अगर इसके बाद भी बच जाती
तो वो भी एक ऐसी मखलूक बन जाती जो भेड़िए का रूप धारने पर कादिर हो सकती थी। और सीमा के हलक पर भेड़िए के दांतों का लगाया हुआ जख्म मौजूद था और सीमा मरी भी नहीं थी। मुझे यकीन है ये जख्म अपना काम कर रहा होगा। सीमा जंगलों में आखिर क्यों गई है? मेरे सामने खिड़की मौजूद है और मैं उसमें से देख सकता हूँ। मैंने नज़र उठाकर देखा, हाँ, वो आहिस्ता आहिस्ता इधर आ रही है। चांद की रोशनी में वह मुझे साफ दिखाई दे रही है। चांद की किरणें तिरछी होकर उसके सफ़ेद सफ़ेद भयानक दांतों पर मुनक्कस हो रही हैं। सीमा मुझसे नफरत करती है और वह वापस आ रही है, मगर औरत की शक्ल में नहीं। ओह, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया हुआ है? हाँ, ये तो बंद है। ये अच्छा है। वो अंदर नहीं आ सकती। वो बाहर ही मंडलाती रहेगी, दरवाज़ा खुरचती रहे, आवाज़ें निकालती रहे। हो सकता है आबदी आ जाए, हो सकता है डॉक्टर ही आ जाए। अगर वो ना भी आए तो मैं अंदर महफूज हूँ। सुबह होते ही वो भाग जाएगी और जब वो दोबारा आएगी तो मैं ये ताल्लुक फ़ौरन ख़त्म कर लूँगा। अब मुझे सुबह होने का बेचैनी से इंतज़ार है, मगर उसकी गुर्राहटें कितनी ऊंची हैं। उसे यकीनन मेरे टाइपराइटर की आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। वो बाहर बेचैनी से घूम रही है, इंतकाम की आग में सुलगती हुई, मुझे चीर फाड़ डालने के लिए बेताब। लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? मगर नहीं, जान तो हर सूरत बचानी है। मैं मरना नहीं चाहता। उसका खात्मा हर सूरत ज़रूरी है और जब उसका खात्मा हो जाए तो मेरी जान बच जाएगी। सुबह होते ही मैं हकीम वकार के मतब में ज़रूर जाऊंगा और हकीम कामिल उर्फ रोलुका साहब से ज़रूर मुलाकात करूंगा। रात कछुए की चाल से आगे बढ़ती रही और साथ ही साथ सीमा, जो कि रात के अंधेरे में भेड़िए की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, वो अपनी पूरी ताकत से गुर्राती रही और सैमी को चीरने फाड़ने के लिए तगदो करती रही। वो अपने पैर के नाखूनों से कैबिन के दरो दीवार को खुरचती रही, मगर कैबिन की दीवारें उसकी ताकत से कहीं ज़्यादा मजबूत थीं और कैबिन के अंदर सैमी की जान सूली पर अटकी रही। सैमी कर्ब अज़ियत में मुब्तला एक लम्हे के चैन के लिए तरसता रहा। खैर, अल्लाह अल्लाह करके रात की तारीकी छटी और सुबह का उजाला हर तरफ फैल गया। डरते डरते सैमी ने कैबिन की खिड़की खोली तो उसकी जान में जान आई। वो समझ गया कि भेड़िया भी यहाँ से जा चुका होगा और यकीनन किसी गार के अंदर चला गया होगा और इसी तरह रात के इंतज़ार में अपना वक्त बिताएगा और फिर रात का अंधेरा फैलते ही मेरा खून पीने के लिए यहाँ पर आ धमकेगा और फिर मरता क्या ना करता के मिस्ताक सैमी हकीम वकार के मतब की तरफ चल पड़ा। 2.5 घंटे के सफ़र के बाद वह हकीम वकार के मतब के सामने पहुँच गया। मतब खुल चुका था। फिर उसने सोचा कि क्यों ना किसी होटल से एक कप चाय पी ली जाए और ये सोचते हुए वो एक होटल पहुँच गया और चाय पीकर दोबारा मतब में पहुँच गया। उस वक्त सुबह के 9:30 बज चुके थे। वो इंतज़ारगाह में बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक मुलाजिम आया और उसे मुखातिब किया, जनाब तशरीफ़ ले चलें, हकीम साहब अपने कमरे में विराजमान हैं। मुलाजिम की बात सुनकर सैमी चौंका और फिर अपनी जगह से उठकर मुलाजिम के पीछे पीछे चलने लगा। मुलाजिम उसे लेकर हकीम वकार के कमरे में पहुंचा और फिर उसे छोड़कर मुलाजिम बाहर को निकल गया। अलैग सलैग के बाद सैमी ने अपनी रुदात सुनाई तो हकीम वकार बोले, मोहतरम, मैं बीमारियों का इलाज दवा से करता हूँ और आपका जो मसला है ये हकीम कामिल हल करते हैं। आप चलिए, मैं आपको हकीम कामिल के कमरे तक छोड़ आता हूँ। और फिर हकीम वकार सैमी को लेकर हकीम कामिल यानी रोलुका के कमरे में पहुंचे और सैमी को रोलुका के कमरे में छोड़कर चले गए। रोलुका ने सैमी को अपने करीब बिठाया और बोला, मोहतरम, जो भी मसला आपके साथ दरपेश है उसे खुलकर बयान करें ताकि उसकी रोशनी में कोई हतमी राय कायम कर सकूं और देखूं कि आपके मसले का हल क्या है। यह सुनकर सैमी ने पूरी रुदात सुना दी, जिसे सुनकर रोलुका ने गहरी सांस ली और बोला, आप चंद मिनट खामोश बैठे रहें, मैं आपके मसले पर नज़रसानी करता हूँ। और रोलुका ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद करते ही रोलुका की गर्दन ऊपर नीचे और आगे पीछे को हिलती रही। ऐसा लगता था कि रोलुका किसी नादीदा कुव्वत की कैफियत को भांप रहा है, यानी हकीकत का बगौर जायजा ले रहा है। थोड़ी देर बाद रोलुका ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे कि उनमें खून भर गया हो। फिर रोलुका ने गहरी सांस ली और बोला, घर को आग लग गई घर के चिराग से। सैमी साहब, ये जो कुछ हो रहा है और हुआ, इसमें आपका असल किरदार है। यह हकीकत है कि जो इंसान बोता है उसे काटने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। आपने खुद अपने हाथों अपनी प्यारी बीवी को इस अजियतनाक और नाकाबिले फरामोश मुकाम तक पहुंचा दिया। आपकी बीवी किस कदर मुखलिस और दिलो जान से आपको प्यार करने वाली थी, लेकिन आपकी अपनी फितरत ने उसे जिंदा दरगोर कर दिया। ये सुनकर सैमी की आंखों से आंसू बहने लगे और फिर जोर जोर से वो हिचकियों से रोने लगा। रोने की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि उसकी आवाज़ कमरे से बाहर जाने लगी। तो वहां से गुजरते 2 मुलाजिम रुककर कमरे में झांकने लगे। तो रोलुका बोला, तुम लोग जाओ और अपना काम करो। इसके बाद रोलुका ने सैमी को एक गिलास ठंडा पानी पिलाया और कंधे को थपथपाते हुए बोला, सैमी साहब, सब्र करें,
जो होना था वो हो गया। खैर आप घबराएं नहीं, मैं इसका तदारुक कर दूंगा ताकि आप ही नहीं बल्कि उस इलाके में मौजूद दूसरे लोगों की जान भी बच जाए, वरना जब तक उस भेड़िया का खात्मा नहीं होगा वो रात में किसी न किसी गार के खो से निकलकर लोगों का खून पीती रहेगी। और फिर सैमी की इल्तिजा और हाथ जोड़ने और दीगर लोगों की जान बचाने की गर्ज से रोलुका ने उस रात सैमी की बीवी जो कि भेड़िया बन चुकी थी उसका हमेशा हमेशा के लिए रूहानी तरीके से खात्मा कर दिया। तीसरे दिन सैमी आया और रोलुका का शुक्रिया अदा किया। उस वक्त भी उसकी आंखों से आंसू जारी थे। उसने 20,000 रुपये रोलुका के सामने रखे तो रोलुका मुस्कुराया और बोला, सैमी साहब ये रकम आप बराए मेहरबानी ले जाएं और आप ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दीजिएगा। मैं बिला मुआवजा लोगों का काम करता हूँ, बस आप अपनी दुआओं में मुझे याद कर लीजिएगा। इसके बाद सैमी ने रोलुका से मुसाफिया किया और रोलुका का शुक्रिया अदा करता हुआ चला गया और रोलुका अपनी आंखें बंद करके ख्यालों में खो गया।